हेलो एंड वेलकम टू द कवरेज। आज फिर 3 मैचेस हुए और अब राउंड गेम्स में सिर्फ एक मैच बाकी है जो कि कल खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओमान के बीच। लेकिन क्या शानदार परफॉर्मेंस रही है। आज हमने प्रेडिक्शंस करवाई थी हमारे पैनलिस्ट से और उन्होंने अपने अपने अंदाजे से बताया था कौन जीतेगा, लेकिन आई थिंक जिम्बाब्वे सबको हैरान कर रहा है। जिन्होंने जिम्बाब्वे कहा भी था वो भी हैरान हुए कि जिम्बाब्वे एक्चुअली जीत गया। मैं इस सिलसिले में इसी मैच से स्टार्ट करूंगा। वेलकम करता हूं हमारे चारों पैनलिस्ट को, सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद हफीज़, सना मीर और उमर गोल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। स्टार्ट करते हैं हमारे दोस्त मोहम्मद हफीज़ से, जो ज़्यादा कभी गलतियां नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने गलत टीम चूज़ कर ली। जिम्बाब्वे एक बार फिर हैरानकुन मैच खेल गया और बड़े टैक्टिकली उन्होंने एक बार फिर एक नए ऑपोजिशन को मारा है। देखें, मैंने बात की थी कि जो प्लेयर का कॉन्फिडेंस और टीम का कॉन्फिडेंस है वो मैटर करता है, और इस टीम के अंदर इस वक्त प्लेयर्स भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। जब ये फील्डिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है। आप जिम्बाब्वे की क्रिकेट को फॉलो करें तो कभी इतनी ज़्यादा एनर्जी इन द फील्ड हमें नज़र नहीं आई। तो इस टूर्नामेंट को लेके आई थिंक दे आर रियली पम्प्ड अप फॉर अ गुड परफॉर्मेंसेस। और उसमें जो हम पहले बात कर चुके हैं कि लीडर जो सिकंदर है वो बहुत शानदार रोल प्ले कर रहे हैं, और जो रिस्पॉन्स है फ्रॉम द प्लेयर्स, स्पेशली जो बॉलर्स हैं, मुजा रुबानी, अंगावा भी नहीं भी अगर वो फिट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी पूरी टीम है वो उनको बैक कर रही है। और जो बैटिंग के अंदर वो डिस्प्ले कर रहे हैं, दैट इज़ स्पेशल टू मी, क्योंकि मैंने जिम्बाब्वे को देखा जरूर है रिसेंट पास में, लेकिन इतने कंसिस्टेंट होते हुए नहीं देखा। उनके जो ब्रायन बेनेट हैं, उनकी बैटिंग से मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं एज एन ओपनर, इंटेंट भी है और बारी लेने का भी पता है। और फिर जैसे सना ने बात की थी कि प्रेडिक्शन गलत नहीं थी, लेकिन एक स्पेशल प्लेयर है जो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जा रहा है तो वो इम्पैक्ट डालता है। सिकंदर की मैं बात कर रहा हूँ, एज ए कैप्टन भी बहुत शानदार कप्तानी कर रहे हैं। और जब उन पर बारी आती है, और सना ने ये बात की थी पहले प्री मैच में कि उनके ऊपर ड्यू तो है, क्योंकि वो इतने इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं कि इतनी देर तक आप उनको रोक नहीं सकते। तो वो आए, उन्होंने आगे पूरा मैच जो है वो फिनिश कर दिया। तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक टू वॉच जिम्बाब्वे डूइंग दैट ग्रेट, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाएंगे। और श्रीलंका जो कि अच्छा मैच खेल के आई थी, उनको हरा के इनका कॉन्फिडेंस और ऊपर जाए, और ऊपर गया। 179 चाहिए थी जीतने के लिए प्रेमदासा में, और अभी तक जो देखा है प्रेमदासा में इतना आसान नहीं है। बड़ा ग्राउंड है, काफ़ी बड़ी बाउंड्रीज हैं। जो मैंने बात की टैक्टिक्स की, उसमें आप देखें ब्रायन बेनेट की जो बैटिंग थी 63 48 गेंदों पे 47 स्कोर था पावर प्ले में इनका। कोई ऐसा सच धुआंधार उन्होंने स्टार्ट नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने वही प्लानिंग रखी जिस तरह हफीज़ ने कहा कि मैंने लंबा खेलना, और फिर डिपेंड किया कि सिकंदर रजा और रायन बर्ल आके एक कोई ऐसा इनिंग खेलेंगे जो कि हुई आज। 45 सिर्फ 26 गेंदों पे सिकंदर रजा ने तो बड़ी टैक्टफुली इन्होंने खेला, शुरू से ही अटैक नहीं किया कि विकेट्स गिरेंगी। ये इनका पूरा प्लान है। अगर आप इनके वर्ल्ड कप की पूरी कैंपेन को फॉलो करें, ब्रायन बर्ट जो हैं अभी इन्होंने अभी तक एक भी मैच में आउट नहीं हुआ, तीनों मैचेस में ये नॉट आउट रहे हैं। और इनका मेन काम ऐसे ही नज़र आ रहा है कि एंकर करना है इनिंग्स को और सी थ्रू करना है, खाली एंकर करके बीच में छोड़ के नहीं आना, एंड तक रहना है, जो इनका ओवरऑल प्लान लग रहा है। और फिर रायन बर्ल और सिकंदर से ही कोशिश होती है कि वहाँ से ज़्यादा एक्सेलरेशन आ जाए। तो वो अपने प्लान के साथ स्टिक कर रहे हैं, अपने रोल के साथ कर रहे हैं, और बाकी जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। और इसमें मैं ज़रूर एक बात करना चाहूँगी, सिकंदर रजा की कैप्टनसी की हमने बात की, एज ए प्लेयर उनके इन्फ्लुएंस की बात की, वो सारी जगह ऑब्वियसली लीडरशिप बहुत ही अमेजिंग रही है इसमें। साथ साथ पीछे बैक एंड पे जो काम हो रहा है, जब बोर्ड की पॉलिसीज़ की हम बात करते हैं, आपको याद होगा ट्राई सीरीज़ में इनिशियली अफगानिस्तान और श्रीलंका ने आना था। अफगानिस्तान ने आने से मना किया, तो सबसे बड़ा फ़ायदा किसको हुआ? जिम्बाब्वे को जब पाकिस्तान ने बुलाया, ये आ गए, इन्होंने उस ट्राई सीरीज़ में भी श्रीलंका को हराया। तो अब आप ये सोचें कि जब आप सुपर 8 में जाएंगे, एक ऐसी ऑपोजिशन आपके ग्रुप के अंदर है जिसको आप रिसेंटली पिछले 1 महीने में 2 बार हरा चुके हैं, तो ऑब्वियसली जिम्बाब्वे की टीम बहुत ज़्यादा मज़ीद कॉन्फिडेंस लेके जाएगी। और ऐसा नहीं है कि अब वो सुपर 8 में इसलिए जाएंगे कि बस जी हमने अचीव कर ले, जो बार बार सिकंदर बात भी करेंगे, ये हमारा एक बॉक्स टिक करना था, दैट इज़ नॉट आवर अल्टीमेट गोल। तो जो आपकी बोर्ड की पॉलिसीज़ होती हैं, वो चीज़ें भी किस तरह टीम्स को अफेक्ट करती हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि आउट ऑफ नोवेयर इनको अपॉर्चुनिटी मिली कि ये ट्राई सीरीज़ अपने से तगड़ी टीमों के साथ खेलें, इन्होंने खेली और एक बेहतर प्रिपरेशन के साथ वर्ल्ड कप में आए। और ऐसी ही ट्राई सीरीज़ इन्होंने इससे पहले अपने घर पे खेली थी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो अपनी पूरी होमवर्क को प्रैक्टिस करके आए। सिकंदर की बात हो रही है, सकलैन, अगर एक इनकी हमने कुछ तकारीर भी सुनी है, पेप टॉक भी सुनी है। एक होता है कि अपने उनको पता है लिमिटेशंस टीम की, उनको थोड़ा बस जगा के रखना है, और एक चीज़ वो है कि वो उनको बता भी रहे हैं और वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है। डेफिनेटली जी, ऐसा लग रहा है कि जो लीडरशिप की सारी क्वालिटीज़ हैं वो उसके अंदर है। लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, विजनरी है, उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, नॉट जस्ट फॉर ऑन हिमसेल्फ, टीम के ऊपर भी।
और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज का भी एक पूरे खिलाड़ियों को बता रहे हैं कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। और जिस अंदाज से वो चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि बहुत ही कन्विक्शन के साथ और बहुत ही क्लैरिटी के साथ सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। और बैटिंग के अंदर जिस तरीके से वो हर तरफ खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ही बिलोंग्स फ्रॉम ये उसकी अपनी टेरिटरी है और इसके अंदर कोई भी आएगा वो अपनी मर्जी से खेलेगा, अपना खेल दिखाएगा। तो लीडरशिप का अगर देखा जाए तो उसका पूरा असर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। और जिस तरीके से लड़के एंजॉय कर रहे हैं और जो इनका इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ड्रेसिंग रूम का माहौल होगा, जहाँ जो माहौल नज़र भी आ रहा है हमें बहुत दूर से, वो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। और आई थिंक विल गिव ऑल द क्रेडिट नॉट जस्ट कि भी इसको अपना सिकंदर को, आई थिंक स्पोर्ट्स स्टाफ भी बहुत ज़्यादा अलाइंड होगा और सब मिलके ये सारी चीज़ों को काम कर रहे हैं। जब टीम के सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं और वो सब एक ही पेज पे होते हैं, एक विजन होता है, एक ही तरफ स्ट्राइव कर रहे होते हैं और सब एक दूसरे के ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं, तो उनकी प्रेपरेशन, उनकी एग्जीक्यूशन वो डिफरेंट ही नज़र आती है। और जैसे सना बेटी ने मेंशन किया कि ये जो सीरीज़ इनको मिल गई है वो ब्लेसिंग थी इनके लिए। और मैं ये समझता हूँ FTP है जो है, FTP और जो आपका डोमेस्टिक है, ये दो ऐसे वो कड़िए हैं, ऐसे कड़िए हैं। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से प्लान कर लिया तो आपकी क्रिकेट जो है ना फ्लरिश करेगी। अगर आपने FTP को छोड़ दिया और ICC के हाथ में रख दिया और किसी और के हाथ में रख दिया और आप उसके मुताबिक अपने आप को ट्रेन नहीं कर रहे और आपका डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है और डोमेस्टिक जो सीज़न है उसको अगर आप सही तरीके से नहीं लुक आफ्टर कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका FTP बहुत अच्छा रहा, इन्होंने उसके ऊपर काम किया और उस तरह से इनका डोमेस्टिक भी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ें ऑपरेट कर रहे होंगे। तो आई थिंक दे वेल डिजर्व फॉर वेयर दे आर टुडे एट द मोमेंट। इनकी तो तारीफ भी करनी पड़ेगी इनके बोर्ड की, जिस तरह की इन्होंने अरेंजमेंट्स कराई। नंबर 1 टेस्ट टीम इन द वर्ल्ड जीतने के बाद इनके पास आई और मज़ेदार बात यह है कि अब इनको वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया इनके पास आ रहा है खेलने के लिए। सो अब आप डिमांड भी कर सकते हैं विद योर परफॉर्मेंसेस द वे यू प्लेड। सिकंदर रजा की हम बात कर रहे थे, मैं मैं आपके पास आऊँगा। मैं एक सिर्फ क्विक जवाब ले लूँ कि यूजुअली देखा गया है कि जब आपके पास ऐसी जिम्मेदारी आ जाए, सब कुछ है, कहीं ना कहीं आपकी बैटिंग आगे पीछे हो जाती है। इनकी बैटिंग भी वही है, उस पर भी फोकस एज अ बैटर भी वो वहीं पर है, कप्तानी का रोल, दो रोल निभा रहे हैं। देखें, ये करैक्टर शो करता है कि अक्सर ये होता है अनफॉर्चुनेटली कि बहुत ज़्यादा जब जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो प्लेयर का अपना जो खेल है वो मुतासिर होता है। लेकिन सिकंदर के केस में जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि उसका जो वर्क एथिक है वो बहुत शानदार है और उसने जो लीग क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड पिछले 4-5 सालों में खेली है उसमें उसकी अपने करैक्टर की बिल्डिंग बहुत शानदार हुई है। उसने अपने जो वर्क एथिक्स हैं उसको और प्रोफेशनल किया। तो मेरा ख्याल है ये जिम्मेदारियां तो वो निभा ही रहे हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट डाला है लाइक जिम्बाब्वे जैसी टीम जो अभी पिछले 5-7 सालों में आप निकालें, जिम्बाब्वे नेवर बीन व्हाट वी आर वाचिंग एट द मोमेंट। ये पहले थी, ये इट यूज्ड टू बी अ वेरी गुड एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर के टाइम पे दे वर अ वेरी गुड साइड, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा डिप आया। लेकिन एक लीडर के आने से, एक करैक्टर के आने से, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के आने से कितना फ़र्क पड़ सकता है, ये हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम कोशिश करें कि अपने कप्तान को इज़्ज़त दें और हम कोशिश करें अपने कप्तान की बात को मानें और उसके करैक्टर के अंदर के जो भी उसकी सोच है उसको फ्लरिश होने दें। उमर, हमने इनकी बॉलिंग जो देखी, कोर्टनी वॉल्श इनके जो हैं बॉलिंग कंसल्टेंट हैं। इससे पहले जब जिम्बाब्वे बॉलिंग करता था, फास्टर बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा रन ना दें। अब इनकी जो है एक अटैकिंग मोड आ गई, विकेट लेने के लिए बॉलिंग कर रहे हैं। मुझे रब्बानी आज फिर दो, एवंस फिर दो, इनके फास्टर बॉलर्स जो हैं हर मैच में कर रहे हैं। तो कहीं झलक नज़र आ रही है आपको इसमें, कोर्टनी वॉल्श का कोई दखल नज़र आ रहा है जिस तरह की मेंटालिटी उनके एरा में होती थी फास्ट बॉलर्स की? देखिए, ऑब्वियसली हर बंदे का अपना एक माइंड सेट होता है। जो भी कोर्टनी वॉल्श हो गया, जितने भी लेजेंड है, इवन अभी भी हम जब सोचते हैं हमेशा, कल आज के सुबह भी मैंने कहा कि वो जो ग्राफ है ना, वो एक ब्लॉक है यॉर्कर के, तो वो इसका एवरेज कम है। तो मेरा माइंडसेट अभी भी वही है कि मैं उसी तरह बॉलर वो यॉर्कर करे या अच्छे बाउंसर करे। तो ऑब्वियसली कोर्टनी वॉल्श के ड्रेसिंग रूम में होना, एज ए मेंटोर होना, उनके माइंडसेट का फर्क पड़ा है। और ऑफ कोर्स आपको परफॉर्मेंस से ये आपको नज़र भी आ रही है कि जिस तरह की उनके जो परफॉर्मेंसेज है, स्पेशली उनके फास्ट बॉलर्स की, विकेट ले रहे हैं। और हमने पहले भी बात की कि T20 में इवन जो भी फॉर्मेट हो, जब तक आप विकेट नहीं लोगे आप मैचेस नहीं जीत सकते। तो आई थिंक ये प्रूव कर रहा है कि जब तक आप आउट नहीं कर रहे तो आप मैचेस नहीं जीत सकते। और इनके पेसर जितनी भी है, ब्लेसिंग मजरबानी है, ब्रैड एवन है,
तो वो अच्छे उनको इनिशियली उनको ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं और उनको आउट कर रहे हैं बैट्समैनों को। और उनको जो एडवांटेज है मेरे ख्याल से, एक तो उनकी हाइट से 6+ उनके जो भी दोनों में ज़बानी हो गए, इनगरावा हो गए। जब आपके टॉल बॉलर हो तो बैट्समैन के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप 6+ के हो और फिर वो जो जितने हाइट से वो बॉल डिलीवर करता है तो आई लेवल आई साइड आपका ऊपर नीचे होता है। और फिर एज अ बैट्समैन आप हमेशा सोचते हो को आप एज्यूम करते हो कि इसका बॉल होगा शॉर्ट ऑफ लेंथ, लेकिन अगर वहाँ पे जिस तरह ये इनके जिम्बाब्वे के जो बॉलर करे टॉप ऑफ द स्टंप को हिट कर रहे, विद इन द स्टंप है डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं, तो गुड लेंथ से उसको एक सपोर्ट मिल रहा है, स्पेशली इनगरावा और ब्लेसिंग मजरबानी को, तो इस वजह से उनको विकेट मिल रही है। तो यहाँ पे तो इन्होंने अच्छी बॉलिंग की श्रीलंका में। लेट्स सी कि अब जाके वो इंडिया में, क्योंकि इनके सुपर 8 के सारे मैचेस इंडिया में हैं, अभी बॉम्बे में खेलेंगे अगला मैच, वहाँ पे बॉल थोड़ा सा स्किट होके आता है, इतना वो ग्रिप नहीं होता, तो वहाँ पे उनको देखना होगा कौन से लाइन एलिमेंट से इन्होंने बॉल करना है। आई एम श्योर कोहली वॉश इनको हेल्प करेगा, इतने वॉच एक्सपीरियंस है उनकी। तो सो फार आई एम श्योर के जिम्बाब्वे काफ़ी हैप्पी है अपने पेसर की वजह से और अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और नज़र डालेंगे इंडिविजुअल्स पे जिम्बाब्वे की, कुछ बैटिंग की और ख़ास तौर पे श्रीलंका की कुछ इश्यूज हैं, मिडिल ऑर्डर बैटिंग एंड नॉट बीइंग एबल टू प्ले स्पिन वेल। उनकी बॉलिंग भी थोड़ी वीक नज़र आ रही है, तो थोड़ा देखेंगे, इस पर डिटेल में बात करेंगे। देखते रहिए गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैप मैट। वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है। बात हो रही है जिम्बाब्वे श्रीलंका के मैच की। जिम्बाब्वे पे डिस्कशन हुआ है क्योंकि जिम्बाब्वे के जिस तरह से अच्छी टीमें इनके पास खेलने आई, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और उसके अलावा इनको ट्राई सीरीज़ मिली। श्रीलंका के साथ इन्होंने एट होम खेला और अच्छा खेला, बहुत शानदार परफॉर्मेंसेज रही और आगे भी इनके पास काफ़ी कुछ लाइंड अप है। श्रीलंका की अगर हम परफॉर्मेंस देखें, उनके नियर फ्यूचर में या 2025 में आप देखें तो इनका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है और स्पिन के अगेंस्ट ही काफ़ी स्ट्रगल की है। पाकिस्तान खेलने गया था इनके पास तो काफ़ी स्ट्रगल था, कोई 7-8 विकेटें एक मैच में स्पिनर्स को इन्होंने दी थी और फिर बॉलिंग भी थोड़ी वीक नज़र आई है। लेकिन आज इनकी डिसमिसल्स की अगर हम बात करें और देखें तो पथम निसांका पे इनकी बहुत डिपेंडेंसी है। पथम निसांका ने आज भी परफॉर्म किया, लेकिन इनके जो कामिल मिशार हैं उनको आज बिठा के कुशाल परेरा को लाए थे, लेकिन आप देख सकते हैं इनके स्कोर कार्ड को 22 रन, 14 रन, 7 रन, 6 रन, 15 रन ये मिडिल ऑर्डर कर रहा है। वो मोमेंटम जो देते हैं ओपनर या एक आध और कोई बैटर, वो लूज़ कर जाते हैं। देखिए आप बात कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन यही उनके पास बेस्ट है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट को अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें तो इनकी वो लेगेसी जो संगाकारा, जयवर्धने, दिलशन, मलिंगा, मुरलीधरन, ये तमाम लोग छोड़ के आए, उसकी रिप्लेसमेंट इनके पास नहीं खड़ी हो सकी। अब ये उनके बेस्ट प्लेयर हैं, जैसे ये मैंडी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इस टीम के अंदर। निसांका इमर्जिंग स्टार हैं श्रीलंका के लिए, ये दो तो बहुत शानदार खेल रहे हैं, लेकिन वो बात हुई है कि जब दूसरी जो टीम के आने वाले प्लेयर हैं वो अगर उस मोमेंटम को ना पकड़ सकें तो वो टीम को ऐसा लगता है कि एकदम से वो मोमेंटम, यानी ये 180 हो सकता है, ये 200 की तरफ भी चले जाते हैं, जो पहले 10 ओवर में निसांका डेंट डाल चुका था। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये फिर भी इस पिच के ऊपर एक ऐसा स्कोर था जो श्रीलंका को नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन जो सबसे बड़ा वरी पॉइंट है वो उनकी स्पिन बॉलिंग है मिडिल ओवर के अंदर। थिकशाना बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, सिर्फ विलालागे ने आज बेहतर बॉलिंग की। हेमांता हमने उनको पहले भी बॉलिंग करते हुए देखा, वो अपने स्किल से किसी को बीट नहीं कर पा रहे। कोई विकेट थ्रो कर दे, बिकॉज इट्स अ फॉर्मेट T20 जिसमें बैट्समैन आपके पीछे स्कोर करने जाता है तो वो आउट हो जाए, लेकिन इनकी स्किल्स के अंदर मुझे कमी नज़र आ रही है। और आई थिंक इनका जो सबसे बड़ा मसला आगे जाके आएगा वो इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी है स्पिनर्स की तरफ से, जो हसारंगा के मिसिंग होने की वजह से या उनके इंजर्ड होने के बाद वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इनके पास मौजूद नहीं है। आपको हैरत होती है देख के या सुन के कि इनकी बैटिंग जो है वो स्पिन नहीं खेल पा रही है, हालांकि सब कॉन्टिनेंट साइड है। फिर जो उन्होंने मेंशन किया हसारंगा नहीं रहे, ठीक है ना, पूरे 2025 में ऑलमोस्ट विकेटलेस गए हैं। आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डेंट है जो इनकी बॉलिंग को वीक कर रहा है कि इतना स्कोर 178 छोटा स्कोर नहीं है, उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। 100% एग्री करूँगा हफीज़ पे भी और आप पे भी। देखें कि दुनिया में अगर स्पिन को जो बेस्ट खेलने वाले प्लेयर्स आते हैं तो उसमें से आप श्रीलंकन को निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक तो वहाँ पे क्रिकेट ही स्पिन डोमिनेंट होती है, वहाँ पे आप कहीं पे भी चले जाएं आपको टर्न मिलना ही मिलना है। और इनकी स्ट्रेंथ भी स्पिन रही है, और इन्होंने जो वर्ल्ड कप जीता 96 वो भी स्पिनर्स की बेस पे, मुरली था, धर्मासीना था, जयसूर्या बीच में बॉलिंग करते थे, अरविंदा डिसिल्वा बीच में आ जाते थे, तो ये 4 ऐसे बॉलर थे कि जो पूरी टीमों को पकड़ लेते थे। तो बैटिंग के एतबार से अरविंदा जैसा, अर्जुना रानाटुंगा जैसा या जयसूर्या, कालू, ये ऊपर से जितने भी आते थे, उसके बाद फिर उनकी लेगेसी ये लेके गए संगाकारा, महिला जयवर्धने, दिलशान,
तो उस तरह की जो स्पिन की जो क्लास जो खेलना कि जब चाहो जिधर मर्जी रख के सिंगल कर लो, वो स्किल्स वो नज़र नहीं आ रही अभी। बाकी इन टर्म्स ऑफ जैसे इनके पास मुरली था और हैरात था इनके पास, उसके बाद जयसूर्या है वो जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है वो उसको शॉर्टर वर्जन में लेके नहीं आते। वेल लगे ये जो यंग लड़का आया है ये ऑलराउंडर है तो इसको इसीलिए रखा हुआ कि फील्डर अच्छा है, बैटिंग कर लेते हैं, प्लस साथ में ये है। बट जयसूर्या प्रॉपर बॉलर है और टर्निंग ट्रैक के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि उसको ये सोच सकते थे असरंगा की शायद रिप्लेस के लिए पीछे बेंच में रखा होता। एनीवे बहरहाल ये अलमिया है कि इनके पास स्पिनर्स उस क्वालिटी के नहीं है और बैटिंग जो है वो उस क्वालिटी की नहीं खेली जा रही, और अगर ये नहीं कर पाएंगे तो ये बिल्कुल ही स्टक हो जाएंगे। इनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है अगेंस्ट स्पिन, और जो इन्होंने थोड़ी देर पहले बात की बड़े बड़े नाम लिए जो पहले थे, इवन रीसेंट टाइम्स में एंजेलो मैथ्यूज रहे, बानू का राजापाक्सा थे लोअर मिडिल ऑर्डर में, इनका भी काफ़ी चॉप एंड चेंज हुआ है। अभी भी देख लें कामिल मिशारा, बड़ा इन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया है कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अब उन्होंने गिव अप कर दिया इस गेम में और वापस कुशल परेरा को लाए ओपनिंग में। बट अपार्ट फ्रॉम पतुम निसांका ये मिडिल ऑर्डर बहुत फ्रेजाइल है। देखिए वही बात होती है आपकी टीम का, एक तो विनिंग का ग्राफ कैसा जा रहा है। अगर आप बार बार आपके हर्डल्स आ रहे हैं, आप हार रहे हैं, तो चॉप एंड चेंज हर कोई कर रहा होता है। कोच भी कहता है कुछ नया ट्राई कर लो, कैप्टन भी ये सोचता है, हर रीजन में अपना अपना मीडिया प्रेशर, बोर्ड के प्रेशर्स, वो सब चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। और अभी कैप्टनसी भी इनकी बहुत ही लेट, बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले ही इनकी भी चेंज हुई। असलंका स्क्वाड में लेकिन जी खेल नहीं रहे। वो भी थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेते हैं साथ, बीच में मिडिल ऑर्डर में उनको यूज़ किया जा सकता है, तो इनका भी चॉप एंड चेंज बहुत ज़्यादा होता है। और डिफरेंस जो मुझे नज़र आता है, जिस वजह से मैंने जिम्बाब्वे भी चूज़ किया था, एक तो ऑब्वियसली जिम्बाब्वे एक मोमेंटम से आ रहा है, लेकिन जो कैप्टन का बिलीफ होता है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बार बार हफीज़ भाई ने जैसे भी जिक्र किया कि हमें सीखना क्या चाहिए, कि आप ये देखें क्रिकेट एक कैप्टन्स गेम है। ये चीज़ हम भूल जाते हैं सारी डिस्कशंस में, जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को लाने जाते हैं। हम कोच, सेलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, पर क्रिकेट का जो मेन फोकस है, मेन जो बंदा है, वो आपका कैप्टन है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, अगर क्लियर माइंडेड है और उसका अपना बिलीफ जितना स्ट्रॉन्ग होगा, टीम ऑटोमेटिकली उसके पीछे चल पड़ेगी। तो सिकंदर को अगर आप कंपेयर करें दसुन शनाका से, शनाका अभी भी, क्योंकि ही स्टिल फाइंडिंग हिज वे एज अ कैप्टन। इन्होंने पहले भी कप्तानी की, फिर इनको चेंज किया गया, जीते फिर हैं इनकी कप्तानी में, मुझे पता है जीते, एशिया कप जीते हैं, वर्ल्ड कप ग्लोबल टूर्नामेंट नहीं जीते, एशिया कप वो ज़रूर जीते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इनको चेंज कर दिया गया, दूसरे कैप्टन ले आया गया, तो उससे आप थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो क्लियर प्लान्स अभी इनके उतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, और ऊपर से 2 इंजरीज, पतिराना फास्ट बॉलिंग में भी इनको इंजरी आ गई और हसरंगा की, तो ये 2 बड़े नाम है इस टीम को सामने रखते हुए, जिसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है इनके। उमर, आपको हैरत हुई थी कि अभी बॉलिंग जो कि थोड़ी वीक है और सुपर 8 से पहले ऑलरेडी आपके पथिराना आउट हो गए हैं, आज दुष्माता शमीरा को नहीं खिलाया, रेस्ट कराया, मधुशंका, मधुशन और तीक्षाना टॉप 3 बॉलर्स विकेटलेस गए, जिम्बाब्वे ने इनको विकेट नहीं दी और वहीं से आई थिंक न्यूट्रलाइज हो गए। आई थिंक वही बात हाफिज़ ने भी की कि इनको प्रॉब्लम आ रही है कि मिडल फेज़ में वहाँ पे इनके पास हसरंगा के बाद कोई ऐसा स्पिनर नहीं कि जो इम्पैक्ट डाल सके। ऑल दो बॉलिंग कर रहे हैं, विलाले भी है, उसने भी आज अच्छी बॉलिंग की है, या दुशान हेमांता है वो आउट भी कर रहा है, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं है जो हसरंगा का था, या इवन जो पावर प्ले में आपकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है, जिस तरह बाकी बॉलर्स ले रहे, जिम्बाब्वे के ले रहे या दूसरी टीमों के बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, इनकी वो कमी ज़रूर महसूस हो रही है। और प्लस इनकी अगर आज भी आप देखें, ठीक है आप विकेट नहीं ले रहे, लेकिन आपकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा हाई है। जितने भी आपने बॉलर प्रमोद मधुशान या महेश तीक्षाना, आई थिंक महेश तीक्षाना नॉर्मली तो बॉल करता है पावर प्ले में, वो ओपन करता है नया बॉल, लेकिन आज वो आई एम श्योर कि सुपर 8 में जाने से पहले उन्होंने थोड़ी सी अपनी कॉम्बिनेशन को ट्राई करने के लिए कोशिश की। एक तो जो लड़का है नया, उसको रिप्लेस किया है पतिराना को, दिलशन मधुशान का, उसको भी ट्राई आउट किया। एक्सपीरियंस है, वो अच्छे डिसेंट पेस के साथ बॉल करता है, स्विंग भी करता है, एंगल यूज़ करता है, अच्छा है, उसको एक मौका मिला है। और बाकी प्रमोद मधुशान है, वो भी कोई इतना ख़ास इंप्रेसिव नहीं लगा। इस टीम में अगर ये रखते ना T20 का स्पेशलिस्ट, मेरे ख्याल से पतिराना की तरह दूसरा था वो नुआन तुषारा, वो मैं सरप्राइज हूँ कि वो क्यों नहीं टीम में, क्योंकि एक तो वो भी सेम मलिंगा स्टाइल का बॉलर है, उसकी अगर स्ट्राइक रेट इतने अच्छी तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो इकॉनमी बेहतर है और इस कंडीशन में वो ज़्यादा यूजफुल है। अनफिट बस इसीलिए वो स्क्वाड में नहीं। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से इनकी अगर स्पिनर की भी बात कर रहे
तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, विकेट भी नहीं ले रहे हैं और साथ में काफ़ी रन लीक कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है श्रीलंका को आगे। आई थिंक मैं इसमें ऐड करूं, जो इन्होंने ऑप्शन दी थी है, ये उनका एक अपना इंटरनल इशू है। जो जयसूर्या हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर राइट एरिया में जो बंदा 4 ओवर 24 बॉल कर देगा ना उसने कुछ नहीं करना, खुद ब खुद पिच की असिस्टेंस इतनी आएगी कि वो 2 से 3 आउट कर देगा, बिकॉज ही विल हिट द राइट एरिया मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो हिमांथा के साथ मसला आ रहा है, उनके बैड बॉल्स आ रहे हैं, जो कभी हमारे साथ एक मुंसलिक हो गया था मसला, शादाब की बॉलिंग इफेक्टिव नहीं थी, वो बॉल तो कर रहे थे लेकिन राइट एरिया में 24 बॉल नहीं करते थे, जिसकी वजह से मसला पाकिस्तान टीम पिछले जो 2 साल में स्ट्रगल किया वो ये मसला था। अभी भी मुझे लगता है कि अगर इनके पास कोई ऑप्शन है तो एक क्वालिटी स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर यहाँ पे खेले जो मिडिल ओवर में आउट करने की एबिलिटी रखता हो राइट एरिया में बॉलिंग करके, तो उसको लेना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस वक्त उनके पास ऑप्शन है या नहीं है, आई थिंक क्या वो कैसा कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन I can think of कंसिडरिंग देयर left बॉलिंग arm अगर एक बंदा ऐसा मिल जाए तो आई थिंक इट विल बी अ गुड। नहीं, बिल्कुल good आप ये सही replacement। कह रहे हैं कि जो कंसिस्टेंट और कंट्रोल के साथ बॉल कर रहे हो। आप देखें ना T20 में जितने भी टॉप के बॉलर्स हैं, आप उनके राशिद खान हो गया, हसरंगा हो गया, इवन इमरान ताहिर वगैरह हो गए थे, इनके सक्सेस क्या रीज़न था? विद इन द स्टम्प ऑल द टाइम अगर उनकी रेशो बॉलिंग रेशो निकाल ले तो वो स्टम्प को हिट करे, क्योंकि आपके पास एक तो ये कि चांस होता है हमेशा, जहाँ पे भी बैट्समैन लूज शॉट करता है या बॉल को मिस कर देता है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप आउट करते हो। तभी तो हसरंगा या राशिद खान के साथ आउट हुई, क्योंकि वो बड़े कंट्रोल के साथ और विद इन स्टम्प ट्राई होते हैं कि 3 स्टम्प को हिट करें। तो आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन था। लेकिन हम एक डिलेमा तो है कि हसरंगा के लेवल का बॉलर ऑब्वियसली उसके शूज में फिट इन होना इतना आसान नहीं होगा किसी का भी, बट नॉट दैट आई कैन थिंक ऑफ एनीबॉडी लेफ्ट आर्म स्पिनर, मे बी ओवर द ब्रेक आई कैन थिंक ऑफ समवन जिसको शायद खिला सकते थे, बट इन रीसेंट टाइम्स हमने कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर देखा टेस्ट वाले जयसूर्या की बात कर रहा हूं, जी मैं समझ गया कोच की नहीं बात कर नहीं मैं समझ गया आपकी बात तो देखते हैं। बाहर ही उनको बुला सकते हैं। वैसे वो भी आ सकते हैं, वो भी करते ही थे। और वो बॉलर जो है वो बहुत स्किलफुल है। टर्निंग ट्रैक के ऊपर उसका जो सीधा गेंद रहता है और बीच में जो टर्न कर देता है, वो दोनों तरफ से बैट्समैन को कंफ्यूज करता है और अच्छी जगह पे इनके सारे मैच हैं यहीं पे। हाँ, तो वो और इनके आई डोंट नो के लिए कि भी। सिलेक्शन कमेटी श्रीलंका में है, बाहर तो नहीं ना जाना। हाँ, तो सिलेक्शन कमेटी है, हेड कोच है, ये कैसे इसको इग्नोर कर गई? कम से कम इसको उसमें रखना चाहिए था, लूप में रखना चाहिए था। और आई थिंक यहाँ पे वो काम कर जाता है, क्योंकि उसको आइडिया भी बहुत ज़्यादा है। इसने मिलियंस ऑफ ओवर्स किए हुए हैं यहाँ पे। हालांकि श्रीलंकन लीग भी नहीं हो रही इन दिनों में वहाँ पे ना, इस साल नहीं हुई यहाँ, इस साल नहीं हुई। पिछले तो 2-3 साल से हो रही है, श्रीलंकन लीग फॉरवर्ड की है, बट नहीं मैं हुई नहीं शायद। इनकी बैटिंग में आपको फर्क नजर आया? बात का ये हो जाता है ना कि आप कहते हैं जी ये T20 वाला बॉलर ही नहीं है, एक ऐसी छाप लगा दी जाती है, ये सिर्फ टेस्ट का है और इसको टेस्ट में ही रखो। तो एक आध दफ़ा आपको कहीं कुट पड़ गई होती है तो आपके ऊपर जो है ना छाप लग जाती है। बट मैं ये समझता हूँ जो टेस्ट बॉलर है और ऐसी कंडीशन में जिसने मिलियंस ऑफ ओवर्स किए होते हैं, उसको बैट्समैन को ट्रैप करना आता है। अगर आप उसको मिडिल ओवर में ले लें, आप छोड़ दें जैसे हम उस्मान तारिक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पावर प्ले में, मिडिल ओवर में ले लें, वो वहाँ पे गेम को जो है ना वो पकड़ सकता है, कंट्रोल कर सकता है, वो वहाँ प्रेशर क्रिएट करके मोमेंटम गेन कर सकता है, आपको मोमेंटम दे सकता है और वहीं से बैट्समैनों को गलती करवा सकता है। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद थोड़ी नजर डालेंगे बाकी की 2 मैचेस की जो आज खेले गए। तो जाइएगा नहीं ज़्यादा दूर, आते हैं वापस विद गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैन। वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है। वेस्ट इंडीज़ के मैच की बात करते हैं। इनका आज राउंड का आखिरी मैच था, अनबीटन ये सुपर 8 में गए हैं जस्ट लाइक जिम्बाब्वे, और इनका बड़ा अच्छा रन चल रहा है। आज इन्होंने 42 रन से अपना मैच जीता और अपने पॉइंट्स हासिल किए। ये इनका गेम था इटली के अगेंस्ट। 165 रन बना पाए आज वेस्ट इंडीज़, जवाब में 123 पे ही इटली को जो है उन्होंने 10 विकेट्स हासिल कर ली और 42 रन से ये मैच जीता। ये हम बात कर रहे थे किस तरह से T20 को बड़ा ये वो करते हैं, पसंद करते हैं इस फॉर्मेट को, लेकिन अंदाज थोड़ा बदला है। क्रिस गेल की ओपनिंग और शे होप की ओपनिंग, बड़े 2 डिफरेंट क्रिकेट प्लेयर, थोड़ी कामनेस है इनके अंदर। उनकी अंधाधुन आंधी तूफान वाली क्रिकेट खेलते थे। शे होप के 45-46 गेंदों पे बड़ी खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। एज अ कैप्टन, एज अ कीपर, एज अ लीडर, ये भी थोड़े से रेडार के नीचे रहते हैं, लेकिन ही इज डन अ प्रीटी गुड जॉब। आई थिंक ब्रिलियंट जॉब आई थिंक। और मेरे ख्याल से सैमी और इनकी पर्सनालिटी बड़ी ज़बरदस्त साथ में चलती है, क्योंकि डैरन सैमी को भी जब आप एज अ कैप्टन देखते थे, ठीक है वो इमोशन अपना दिखाते थे, पर वो हर वक्त ट्रूप्स को बड़ा काम रखते थे। और शे होप की भी पर्सनालिटी उसी तरह की लगती है कि
वेस्ट इंडीज़ का अपने आप को एक्सप्रेस करना भी बड़ा ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि दे डोंट गेट अहेड ऑफ देमसेल्व्स। और जब इनकी बैटिंग की भी बात करें तो आई थिंक बहुत ही टाइम नज़र आता है कि टाइम है शॉट में, और ऑफ साइड हो या लेग साइड हो दोनों तरह पे बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो आई थिंक बड़ी खूबसूरत कुछ ऐसी क्रिकेटिंग शॉट्स खेली। टाइमिंग ये भी आप देखें, बहुत मुश्किल शॉट जो लग रहा है बहुत आसानी से, वंस अगेन बॉल इतना बुरा नहीं था, ओवर द कवर्स उसको खेला। और कैप्टन जब भी परफॉर्म कर रहा होता है उसका बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट होता है टीम के ऊपर। और पिछले मैच में रदरफोर्ड ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, और इस दफ़ा कैप्टन ने खुद फ्रॉम द टॉप, इवन दो कि ऑब्वियसली आप ऑलरेडी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, बट अनबीटन जाना, एक डोमिनेशन शो करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर्स गोइंग इनटू अ फेज ऑफ द टूर्नामेंट जहाँ पर सारी टीम्स बहुत अच्छी हैं। और इत्तेफाक से हुआ ये है कि जिन टीम ने टॉप किया, जो अनबीटन गई हैं, वो सारी एक ग्रुप में चली गई हैं, और जिन टीम्स जो सेकंड पे आई हैं वो सारी एक ग्रुप में चली गई हैं। तो ऑब्वियसली उनका ग्रुप उस तरह देखा जाए तो थोड़ा टफर ज़रूर है। तो इट्स ऑलवेज गुड टू फिनिश ऑन डोमिनेटिंग नोट। बड़ा इंपॉर्टेंट है शेहो की कप्तानी जिस तरह चल रही है, और अभी मैंने बताया कि पर्सनैलिटी वाइज ये कोई बहुत ही पावर हिटर्स में इनका नाम नहीं आता, हेटमायर टाइप की नहीं है ये, इनके थोड़ा रामनरेश सरवान वाला स्टाइल भी है इनके अंदर। तो बड़ी कामनेस के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया, और ये वेस्ट इंडीज़ की बदमाश कंपनी को संभालना भी आसान नहीं होता कि ऐसा कप्तान हो जो एक थोड़ा सा ये कहते हैं ना सुकून सा लेके आए ऑन टॉप और परफॉर्मेंस भी ले ले। अगर आप इनके ओवरऑल कैरियर को चेक करें तो ये कंप्लीट प्लेयर हैं, इन्होंने तीनों फॉर्मेट खेले हुए हैं। सक्सेस स्टोरी जो है वो वनडे के साथ मुंसलिक है, इनके तकरीबन 50 की एवरेज है, दुनिया भर में जाते हैं, और अगर वेस्ट इंडीज़ कहीं पे वनडे में कुछ ना भी करे तो ये 100 कर रहे होते हैं, तो इनके 100 करने की एबिलिटी, इस मीन्स के ही हैज़ द टेक्निक, ही हैज़ द टैक्टिक्स। T20 में इनको लाना मुझे लगता है एक मास्टर स्ट्रोक है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जिन्होंने भी थिंक टैंक ने सोचा, बिकॉज ये बड़े पैशनेट हैं। इनको हालांकि इनिशियल जब मैं लीग खेलने जाता था वहाँ पे CPL में, तो इनको किसी भी टीम के अंदर नहीं रखा जाता था, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि शायद ये T20 को सूट नहीं करते। लेकिन ही वॉज ऑलवेज गुड विद हिज टेक्निक एंड टैक्टिक्स, ही वॉज ऑलवेज हैविंग अ गुड रेंज ऑफ शॉट। अब आए हैं तो आके जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल कोई इसमें देख के हैरानगी ये नहीं हो रही, क्योंकि मैं इनके टैलेंट को देख चुका हूँ। जब ये वहाँ पे खेलते थे या प्रैक्टिस पे मैं इनको करते देखता था, आई यूज़ टू आस्क के यार इतना शेप वाला प्लेयर, टेक्निकली रेंज इतनी ज़्यादा मौजूद है, ये जब खेलते हैं तो अपनी शेप लूज़ नहीं करते और सारे तरफ खेलते हैं। और मुझे लगता है कि उनका कप्तान बनाना, वो जो एक काम पर्सनैलिटी है जो आपने भी बात की कि इनके अंदर वो फ्लेयर और वो माइंडसेट नहीं है, बट ही नोज़ एज ए लीडर कि इन्होंने कैसे परफॉर्म करना है, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा ध्यान दिया है। और अभी एक इस टीम को जो कुछ अर्सा पहले हमें बिखरी हुई नज़र आ रही थी, उसको इकट्ठा करना, और उसमें हमेशा से जैसे सना बात करती है कि इस खेल के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वो आपका कप्तान है, और वो ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करके दिखा रहे हैं। इनकी बॉलिंग पर नज़र डालें तो क्या रीड करते हैं आप? मैथ्यू फोर्ड ने आज 3 विकेट्स लिए, आई डोंट नो इनकी फर्स्ट चॉइस होंगे कि नहीं, बट शमार जोसेफ की 4 हैं। स्पिन में इनके पास गुरकेश मोती थ्रू एंड थ्रू 2-2 विकेट्स तो ले ही रहे हैं हर मैच में अभी तक इस फर्स्ट राउंड में वर्ल्ड कप के। मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ की जो मैनेजमेंट है या कोच डैरेन सैमी, उसको पता है कि मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी, जो उसके 10-11-12 प्लेयर्स हैं उन्हीं को मौका दे रहे। जिस तरह आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें रोमारियो शेफर्ड वो 5 आउट करके उसके बाद वो बेंच पे, आई डोंट नो कि क्या रेस्ट उसको करा रहे हैं जो भी है, लेकिन उन्होंने आज के मैच में भी हो सकता था कि ये थोड़े से चेंजेस कराते, जो बेंच पे बैठे हुए उनको छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो उसी प्लेइंग 11 के साथ जो लास्ट मैच में खेले थे, इनका माइंडसेट यही है कि जो 11-12 लड़के उनको भरपूर मौका दे। और बॉलिंग उनकी बैलेंस लग रही है, परफॉर्म कर रही है, जो अच्छी बात है कि विकेट ले रहे हैं सारे। अगर उनके पेसर की बात कर रहे हैं जो चिप इन कर रहे हैं, स्पिनर बड़े अच्छे बॉल कर रहे हैं। बैटिंग में भी अगर आप देखें तो बैटिंग भी उनके सारे फॉर्म में, सिवाय वो रोमन पावल के उससे रन्स नहीं हुए, और आज वो कैप्टन ने लास्ट मैचेस में नहीं किए, लेकिन आज वो भी उसने भी रन्स किए। तो काफ़ी है इनकी टीम, जिस तरह सना ने कहा कि डोमिनेशन के साथ जा रहे। एक और परफॉर्मेंस चाहिए थी इनके ओपनर से, आई थिंक वो थोड़ी सी उनके के लिए वरी साइन है। ब्रैंडन किंग उसने परफॉर्म नहीं किया 4 मैचेस में, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर ये देखें तो आपने ये जो बॉलिंग लाइनअप इनके साथ स्टिक है और परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा ये लोग आगे भी सुपर 8 में चेंजेस कर सकते हैं। इनके पास एक और बॉलर भी है सील्स, ज़्यादातर टेस्ट मैचेस में उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अच्छी स्विंग करते हैं बॉल, उनकी अभी ज़रूरत पड़ी नहीं है उनको, और उम्मीद करते ना पड़े।
हम अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें इनटू द सुपर 8, इनको अब आप देखते हैं हमेशा इनके साथ मुंसलिक एक वर्ड होता है कि वही आपने जो बात किया था मूड की, थोड़ा सी इनकन्सिस्टेंसी है और वही इनका स्पार्क भी है कि ऑपोजिशन को ये थिंकिंग में रखते हैं कि आज कौन सी वेस्ट इंडीज़ मिलने वाली है हमसे। बट सुपर 8 में इनको कैसा देख रहे हैं इनके ग्रुप के लिहाज से? अगर हम देख सकें एक बार फिर सुपर 8 के 8 इनके ग्रुप के लोग तो और थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। वैसे ये एक काफ़ी टफ ग्रुप में, जैसा भी इन्होंने कहा कि सारे वो टीमें जो सारे मैच जीत के आ रही हूँ एक ही ग्रुप में, बट क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है कि पिछले राउंड की सारी चीज़ें नल एंड वोइड होंगी, तो आई थिंक व्हाट डू यू डू ऑन दैट डे इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब इस ग्रुप में ये किस तरीके से जाते हैं। वेस्ट इंडीज़ की जो बात कहूँगा मैं कि वो बग़ैर कोई हार के वो जा रहे हैं, सारे मैच ही जीते हैं, तो ये आई थिंक बहुत ही बड़ा बॉक्स टिक करते हैं कि इनके जो प्लान्स थे, उनकी जो एग्जीक्यूशन थी और उनकी जो प्रेपरेशन थी और जिस तरीके से इन्होंने क्रिकेट खेली है, ये बहुत ही अच्छे अंदाज से इन्होंने अपने सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट किया और इनकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से ये आज टॉप ऑफ द टेबल अपने ग्रुप में बैठे हुए हैं और सुपर 8 को जो है ना उन्होंने क्वालिफाई किया है और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी क्रिकेट को। बाकी जी मैं कहता हूँ इनका मैच साउथ अफ्रीका से पड़ेगा, इंडिया से पड़ेगा और जिम्बाब्वे से। देखिए, जब आप अच्छी क्रिकेट खेल के जाते हैं और आप हाई नोट पे ख़त्म कर रहे होते हैं ग्रुप स्टेज, और जब अगली स्टेज में जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट होता है। आप व्हेन यू लुक इनटू इट, अपने अंदर देखते हैं तो और एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यार हमने बहुत अच्छा काम किया है और हम बहुत अच्छे तरीके से अच्छी क्रिकेट खेल के आए हैं। दूसरी ये चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसे आपने शाय होप का कहा कि वो बड़ा काम है और क्रिस गेल जो है वो बहुत एग्रेसिव टाइप था। दुनिया में जो रिसर्च कहती है 2 तरह की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ ऊपर जाएंगी, एग्रेसिव और काम, बाकी बीच में से छड़ के निकल जाएंगे। और जब एग्रेसिव का काम के साथ मुकाबला होगा तो काम जो है वो एग्रेसिव को मार देगा और जीत जो है वो काम की होगी, जो कामनेस इफेक्ट क्रिएट कर रहा होगा। तो आई थिंक ये शाय होप की अपनी एक क्वालिटी भी है जिसकी वजह से, और मैं ये समझता हूँ ये इनकी अच्छी चॉइस है क्योंकि ये सारे के सारे बहुत एग्रेसिव है और कैप्टन इनका काम है कामिंग इन्फ्लुएंस लेके आ रहा है। डैरन समी भी वो एग्रेसिव तो है ही है बट काम भी बहुत है वो, क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो आई थिंक इस वक्त इनका जो थिंक टैंक है जो पीछे बैठा हुआ है, उन्होंने ये इसको कप्तान बनाना, क्योंकि इसको जैसे हफीज़ ने कहा कि इसको CPL में कोई सोचता ही नहीं था और इसको जनाब कैप्टन भी बना दिया और टॉप ऑर्डर पे आ रहा है। अच्छा, जिसकी टेक्निक अच्छी होगी T20 में, अगर वो पावर हिटर नहीं है वो फिर भी अपना काम पूरा कर जाएगा टॉप ऑर्डर में आके, जो कि हमारा इशू चलता रहा। बाबर जो था वो टॉप ऑर्डर में था तो वो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट दे रहा था, नंबर चेंज किया और चेंज करने के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई। हाँ, वहाँ भी अगर आपको स्ट्राइक रेट का था तो स्ट्राइक रेट के ऊपर काम कर लेते ऊपर ही, और उसको कहते कि भाई ये तुम कंसिस्टेंसी हमें दे रहे हो और कंट्रोल के साथ अच्छे शॉट्स के साथ आप हमारा काम कर रहे हो, बस एग्रेसिव वो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को ऊपर लेके जाना है। तो शाय होप जो है वो उसी तरह की क्लासिकल क्रिकेट खेल रहा है और शॉट सिलेक्शन परफेक्ट आपको नजर आएगी टेक्निकल एस्पेक्ट्स के एतबार से। और अगर ऑफ स्टंप पे खेल रहा है, सीधा खेल रहा है, लेग स्टंप पे खेल रहा है, तो आपको क्रिकेटिंग शॉट्स नजर आएंगी, दड़े नजर नहीं आएंगे जो आप जनाब मुंह उठा के मारे चले जा रहे हैं। प्रॉपर शॉट खेलता है वो। तो आई थिंक इस तरह की जो चीज़ें हैं, कामिंग इन्फ्लुएंस, प्रॉपर क्रिकेट, और हेड कोच जो है वो भी आपका कामिंग इन्फ्लुएंस है, प्लस उनको पता है कि हमारा ब्रांड जो है मूड और एग्रेसिव के दरमियान में है, तो ये दोनों सारी चीज़ों को बैलेंस कर जाते हैं। नहीं, फिर मेरा सवाल ये आपसे कि आपने बोला कि 2 तरह के जो स्पोर्ट्समैन है, रिसर्च कहती कहते हैं वो ग्रो करते हैं, एक एग्रेसर नहीं ग्रो नहीं करते, वो डोमिनेट करते हैं, एक एग्रेसर और एक काम। हाँ जी। तो इसी फिर ना ही समझी आपने नहीं 80 अभी इन्होंने जिक्र किया, हफीज से सवाल करता हूँ। एग्रेसिव नहीं लेकिन प्रोफेसर आप लोग आपस में शो कर लें। अच्छा नहीं, वो सिकंदर को शो में से निकाल दिया। अभी इन्होंने जिक्र किया बाबर का। 2 ओपनर्स जब जाते हैं, आप भी ओपनिंग कर चुके हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं एक दूसरे को। अगर एक डिफरेंट स्टाइल का और एक बिल्कुल ऑटोमेटिकली डिफरेंट स्टाइल का, तो कहीं ना कहीं एक सप्रेस फील करेगा। जैसे कभी कभार कोई जो ज़्यादा धुआंधार बैटर होता है वो कहता था कि एक एंड रुक जाता है, बाबर साथ खेलता हूँ, मुझे ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ता है। लास्ट रिसेंटली जब ये ओपन करते थे तो दोनों ही एक स्टाइल से खेल रहे थे। आई थिंक अगर आप मानेंगे तो वो फिर जहाँ आप कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिवली करते हैं वो नेगेटिव में भी कॉम्प्लीमेंट हो रहा था। देखिए, मैं पहला शख्स था जब मैं डायरेक्टर बना तो मैंने बाबर से ये बात की थी और रिजवान से ये बात की थी कि आप दोनों बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन आप दोनों से बात की थी? मैंने दोनों से बात की थी। मैंने दोनों से कहा था कि आप दोनों एज ए ओपनर बेहतरीन प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, बट आई वांट
साइम टू कम एंड प्ले एज ए नंबर 3 बैट्समैन, क्योंकि मुझे जो टैलेंट साइम में नज़र आ रहा था, आई वॉज एडवोकेट ऑफ हिज टैलेंट। लेकिन उस वक्त साइम को लाना इसलिए ज़रूरी था कि हम दोनों में से बाबर को मैं 3 पे लाना चाहता था, बिकॉज ऑफ हिज टेक्निक, जो उन्होंने बात की कि उसकी टेक्निक इतनी सॉलिड है और उसके टैक्टिक्स इतने सॉलिड हैं कि जहाँ पे उसकी ऑर्थोडॉक्स शॉट बंद नहीं होती। लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ, किन लोगों ने इसकी पूरी गेम बदलने की कोशिश की, क्योंकि देखें रंग एक ही है, आम का भी और ऑरेंज का भी। आप दोनों को इकट्ठा, उनके दोनों का टेस्ट डिफरेंट है। तो इसकी खूबसूरती ये थी, इसकी रंग नहीं इतना नहीं है, दोनों के ऑलमोस्ट उस तरह के रंग आता है। हम ऑरेंज में आम ढूंढ रहे हैं और आम में जो है वो माल्टा ढूंढ रहे हैं, वो मिलेगा नहीं। ये इतना खूबसूरत प्लेयर था, इतनी शानदार ऑर्थोडॉक्स इसकी शॉट थी, इसका भी दिमाग खराब किया गया और उसकी अपनी भी गलती है कि उसने वो बात जो सकलैन भाई कर रहे हैं कि सिर्फ एक स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करने की थोड़ी सी कोशिश करनी थी, वो ड्रास्टिकली उसने अपनी पूरी टेक्निक चेंज कर ली। उसके टॉप हैंड की बजाय उसका बॉटम हैंड यूज़ होना शुरू हो गया, उसका जो फ्रंट शोल्डर हमेशा मेंटेन रहता था शेप, वो टूटना शुरू हो गई। तो आई डोंट नो जो भी जिम्मेदार है, बट एट द मोमेंट वी स्ट्रगलिंग टू हैव अ सेम बाबर। बहुत हालात ख़राब है। सुबह आपने कहा स्टीयरिंग की जगह व्हील लगा रहे हैं लोग, तो मामला बिल्कुल जो है वो कंफ्यूजिंग हो गए। अफगानिस्तान चला गया मैंगो की जगह और अभी भी एक तरह से हजम नहीं होती है बात, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस। और ये वेस्ट इंडीज़ की तरह वो टीम है जो इस फॉर्मेट को खेलती है, पूरा साल खेलती है, पसंद करती है। लॉन्गर फॉर्मेट में इतना इनका नाम नहीं है। फॉर देम टू जस्ट एग्जिट लगा कि बहुत प्रीमेच्योर भी था और कुछ कर भी नहीं पाए। एक डबल सुपर ओवर मैं नहीं मानता कि उनके अंदर से वो पूरी जान निकल गई। देखिए, अगर सारे ग्रुप्स देखे जाएं इस वर्ल्ड कप के जो पहला राउंड था, उसमें सबसे ज़्यादा टफ ग्रुप अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड वाला ही ग्रुप था। उसमें किसी एक टीम ने बाहर ज़रूर जाना है। न्यूजीलैंड का हम सबको पता है, जैसे ही वर्ल्ड कप आता है वो आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं। आज तो ये बहुत डोमिनेट किया अफगानिस्तान ने, इब्राहिम ने 94 बनाया, बट दूसरी तरफ आप साउथ अफ्रीका को देखते हैं, दे आर रनर्स अप फ्रॉम द लास्ट वर्ल्ड कप और वो भी बड़ा क्लोज जाके वो मैच हारे। तो दो ऐसी टीम्स जो हमेशा ग्लोबल टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा करती हैं, उनके साथ इनका मुकाबला था। तो आई थिंक जितने भी ग्रुप्स थे उनमें से टफेस्ट ग्रुप ये था और उसमें ऑब्वियसली फिर किसी एक ऐसी टीम को बाहर होना था। इनमें से तीनों में से कोई भी टीम बाहर होती तो आज हम बैठ के यही बात कर रहे थे कि ये टीम बाहर कैसे हो गई। तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर ज़रूर था। एक आध मैच ये इतना अच्छा नहीं खेले जो न्यूजीलैंड वाला, उसके अलावा साउथ अफ्रीका वाला भी बहुत आउटस्टैंडिंग खेले और बस थोड़ा सा लेट टू द पार्टी आए। आई थिंक एक आध मैच थोड़ा और पहले ही उस तरह की क्रिकेट खेलते। इनको सेमीफाइनल्स प्रेडिक्ट किया जा रहा था। आज एक और बड़ी चीज़ इनकी टीम के साथ ये हुई कि इनके बहुत अरसे से जुड़े हुए हेड कोच जोनाथन ट्रॉट, उनका आज आखिरी मैच था अफगानिस्तान के साथ। 2022 जुलाई से इनके साथ थे, 2 बार इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ था। आई डोंट नो इस बार क्यों नहीं हो पाया, लेकिन वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद गालिबन ये श्रीलंका के साथ एक इनिंग्स खेलेंगे और जो है बड़े लंबे तवील अरसे के बाद जोनाथन ट्रॉट का बड़ा रोल रहा है अफगानिस्तान का, ख़ास तौर पे इस फॉर्मेट में उनको यहाँ तक लाने में। याद है आपको किस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी पहले हराया था, डिफरेंट फॉर्मेट्स में खेले, लेकिन ही इज़ बिन प्रीटी गुड फॉर समवन लाइक हिम टू एडजस्ट इन दैट कल्चर और उसके बाद फिर इस तरह इनको आगे लेके जाना। सीखो, ये जो जितने भी फॉरेनर्स कोचेज़ होते हैं वो 4 साल से ज़्यादा एक जगह पे टिकते नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जितना कुछ जो इनपुट देना है, काम करना है, वो 4 साल के अंदर करो और उसके बाद मूव ऑन कर जाओ। क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि आप ड्रेसिंग रूम में जो है वो डे इन डे आउट सारी जो आपने अपनी फ़िलासफ़ी है या अपना विजडम है, नॉलेज है या अपने वर्क एथिक्स हैं, वो आप उनके सामने डिमांड रख रहे होते हैं। तो 4 साल का अरसा बहुत ज़्यादा अरसा होता है। वैसे भी जब भी कभी कोई कोच प्रॉपर कोच कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो 1 वर्ल्ड कप से 2 वर्ल्ड कप के बीच में, यानी 2 वर्ल्ड कप वो लेता है कि भी अगला जो वर्ल्ड कप ODI 4 साल का मेरा ख्याल होता है, तो उसके बीच में जितनी टेस्ट सीरीज़, वनडे सीरीज़, ODI, T20 जो आता है और डोमेस्टिक ये सारा वो 4 साल के अंदर रखता है और उसके बाद वो मूव ऑन कर जाए, अनलेस अनटिल कि बोर्ड वाले बहुत ज़्यादा जिद करें और कुछ ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट की वो शराइत रख दें जिसकी वजह 2 से रिन्यूअल्स हुए हैं, वरना 8 महीने के लिए। हाँ, वरना वो मूव ऑन कर जाते हैं। ये मैंने जितने भी फॉरेन कोचेज़ के साथ काम किया वो हमेशा ऐसे ही, बट जॉब वेल डन। हाँ, ही डिड रियली वेल। उनका माइंडसेट चेंज कर दिया, एक बिलीफ दे दिया, वर्क एथिक्स दे दिया। और रिसेंटली मेरी उसके साथ बात भी हुई जोनाथन ट्रॉट के साथ, क्योंकि इंग्लैंड में इनके फादर और मैं हम दोनों अक्सर कहीं ना कहीं मास्टर क्लासेस में मिलते रहते हैं, तो ये भी कभी आता है तो बातचीत होती रहती है। तो वो यही कह रहा था कि मैंने बहुत इन्जॉय किया इनके साथ। इनसे ज़्यादा जो हंगर टू लर्न जो है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई, इंग्लैंड में नज़र नहीं आई। और जितने ये मेहनती हैं और आप इनको कुछ कह दें ये रुकते नहीं है, वो फ़ौरन हार्ट एंड सोल डालने की कोशिश करते हैं प्लेयर सारे, और कहते हैं मुझे बहुत रिस्पेक्ट भी मिली। आई हैड ए ग्रेट टाइम,
बट कहता है आई हैव टू मूव ऑन। जोनाथन ट्रॉट पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट थे, इस बार इसीलिए हैरत हो रही है कि ये कहाँ रह गए और क्यों नहीं आ पाए। चलिए ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो कल एक मैच है ऑस्ट्रेलिया और ओमान का, और उसके बाद स्टार्ट होने वाला है सुपर 8। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच होगा और ये सुपर 8 का आगाज़ होगा और ये खेला जाएगा पाला खेली में। बहुत सारी बातें करेंगे। आते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैप मैच। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात हुई आज के तीनों मैचेस की और अब सुपर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मैच और बाकी है, कल शाम 6:30 बजे खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओमान के बीच, और ये एकेडमिक वैल्यू है सिर्फ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी बाहर हो चुका है। इस पर भी बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया गया तो कैसे गया, क्योंकि अफगानिस्तान पे भी हमने बात की, उनसे भी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में अटकी, मैं पूछना चाहूँगा सकलन मुश्ताक से। बाबर और रिजवान की बात हुई अभी थोड़ी देर पहले और काफ़ी जिक्र निकला है कि बाबर 3 पे खेल रहे हैं, 3 पे खेलें, ओपन खेलें, 4 पे क्यों खिलाया जा रहा है। आप कोच थे उस टाइम पे, कभी रिजवान क्या जिक्र नहीं हुआ कि उनको मूव किया जाए, नीचे लाया जाए, बैटिंग ऑर्डर में कोई थोड़ी सी ये इम्प्रोवाइजेशन करके देखी जाए, इंस्टेड ऑफ जस्ट बात यही रही है कि बाबर को कहाँ खिलाया जाए। देखिए, मैं आपको एक बताऊं कि जब मैं हेड कोच था तो हमने ये विनिंग फार्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश की और पार स्कोर जहाँ जहाँ पे मैचेस थे उसको देखा, ऑस्ट्रेलिया वाला और UAE वाला। पार स्कोर जो थी ना वो 170, 175, 180 इसके बीच में आती थी। अच्छा, अब आप अगर जाएंगे ना तो आप चेक करें कि 170 के लिए क्या टीम का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपनी प्लेयरों का स्ट्राइक रेट चेक करते हैं कि किसका कितना स्ट्राइक रेट होना चाहिए। जब आप इसको प्लस करते हैं और 170, 180 के लिए क्या स्ट्राइक रेट चाहिए, क्या ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर थोड़ा कम है इस साइड पे तो आप वही स्ट्राइक रेट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं खिलाड़ियों के अंदर कि यार हमें 170, 180 हर दफ़ा करना है, पार स्कोर इतना है और उसके लिए ये ऑन द डे पार स्कोर कैन बी चेंज, कि अगर आपकी अच्छी फॉर्म लगी हुई तो आप 180 से 190, 200 तक जा सकते हैं, बट ये हमें करना ही करना है, इसलिए पार स्कोर इसको कहा जाता है। तो जब हमने वो सारा रिसर्च किया तो उस पर हमें जो इनकी नेचुरल गेम थी 32, 34, 35 के ऊपर 50 करने वाली, उस स्ट्राइक रेट के अंदर हमें सिर्फ 2-4 गेंदों का नज़र आ रहा था कि यार 2-4 गेंदें थोड़े से और अच्छे तरीके से कर लें, या तो डॉट बॉल कम कर दें, या जो 2-4 गेंदें उसके अंदर छक्के नहीं चाहिए, हमें चौके या डबल मार दें बीच में, तो स्ट्राइक रेट ऊपर आ जाएगा। और हमें स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है, ऐसा नहीं है कि पहले स्ट्राइक रेट नीचे चला गया और फिर बाद में उसको उठाना है, ऐसा नहीं है। आपने उसी तरह जाना है क्योंकि वही आपका मोमेंटम जो है वो लेके चलता है। तो आप मोमेंटम पास ऑन करेंगे हर खिलाड़ी के साथ। तो वो सारी चीज़ें जब कैलकुलेट की तो हमें कोई इशू नज़र नहीं आ रहा था, और इनकी नेचुरल ही गेम के अंदर सिर्फ थोड़ा सा हमने ऐसे इनको कर दिया, जो कि हम अक्सर 170, 175 कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में फाइनल तक जब गए तो वो इसी तरह ही वो चीज़ें चल रही थी। हाँ, फॉर्म ऊपर नीचे चलती है, आप मोमेंटम खोते आते हैं, तो उसमें आपको प्रोएक्टिव भी रहना है साथ में। तो रिजवान बाबर की चीज़ें ठीक थी। अच्छा, अब क्योंकि हमने थोड़ा सा और आगे जाना था, क्योंकि दुनिया हमेशा इवॉल्व होती है, उनके स्टैंडर्ड्स आगे से आगे चल रहे होते हैं, और अगर आप वक्त के साथ आगे आगे नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो जो भी आगे आया, आके जिसने भी स्टैंडर्ड्स को चेंज करने की कोशिश की, उनका मैं दूर से ये कह सकता हूँ कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जैसे हफीज़ ने भी मेंशन किया कि नंबर चेंज कर दिया रिजवान को या बाबर को, वो टैग लगाने शुरू कर दिए। टैग लगाने की बजाय अगर आप उनको ये कहते कि भाई अब हमारे स्टैंडर्ड्स ये हैं, अगर आप 35 में 50 कर रहे हो, अब आप हमें 29, 30 में 50 करने, 3-4 गेंदों का मैटर है, वहां से डॉट बॉल कम निकाल दो और मनूवरिंग तेज कर दो, एक आध बाउंड्री एक लेके आ जाओ बीच में। जो आपने जो मेंशन किया नंबर की फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा लगता है कि सिर्फ बाबर से ही एक्सपेक्ट की गई है, रिजवान को नीचे नहीं उससे भी कर सकते थे, आप उससे भी कर सकते थे। अगर रिजवान को करते तो रिजवान ने स्टार्ट ही 5-6 पे खेलना शुरू किया था, बाद में ओपन का चांस मिला। रिजवान फिर ऊपर से बिल्कुल नीचे चला जाता, रिजवान बिल्कुल ऊपर से नीचे चला जाता। फिर क्या आपने एज डायरेक्टर रिजवान मैंने दोनों से बात की थी और दोनों को ये समझाने की कोशिश की थी कि आप दोनों पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन आप कंप्लीट टीम नहीं है, हमने बाकी 15 को भी साथ लेके चलना। वहाँ पे जो साइम थे, उनका जो टैलेंट हमने देखा वहाँ पे, उसको 5 पे खिलाना उसके टैलेंट के साथ जाती थी। तो हम चाहते थे कि वो ओपनर खेले, और बाबर मैं क्यों चाहता था कि वो 3 पे आके खेले, क्योंकि उसकी टेक्निक और टैक्टिक्स बहुत शानदार है। एक बार मेरी बात सुन ले, पहले मैं बात सुन ले कि मैं क्यों उसको लेके आ रहा था नंबर 3 पे, कि वो पिछले 7 साल से 8 साल से वनडे क्रिकेट में नंबर 3 का बेहतरीन कामयाब तरीन प्लेयर है। ठीक है। तो मैं इसलिए उसे कह रहा था कि कुछ तेरे में बदलेगा नहीं, और जब वो खेले तो वो प्रूव भी हुआ कि नंबर 3 पे उन्होंने 2 या 3 50 किए उस सीरीज में न्यूजीलैंड में। मैं तो आए सिर्फ एक सीरीज के लिए ना, उसके बाद मैं हट गया। रिजवान से भी इसी तरह बात की गई, मैंने बात की उसके साथ कि रिजवान यू नीड टू इम्प्रूव योर स्ट्राइक रेट। आप वो जो ये बात कर रहे हैं कि आप वो जो 40 में 50 करते हैं ना, हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तान टीम को 40 बॉलों पे फ्लैट पिच के ऊपर
50 करने वाले प्लेयर नहीं चाहिए, आपको 30, 35 और 25 के अंदर आना। अगर आप 35 में कर रहे हैं तो आप 30 में करें, कभी आप 25 में करके दें ताकि इम्पैक्ट डालें। उसमें हुआ ये कि हमारा प्लान ये था, जैसे इसने उस दिन बात की कि साहबजादा फरहान को मैं ज़ाती तौर पर ओपनर खिलाना चाहता था क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ओपनर की थी, लेकिन क्योंकि सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि हम उसको हर हाल में इस ओवर पे भेजें तो मजबूरन उसको 5 और 6 के अंदर खिलाना पड़ा। हालांकि उसके साथ बात ये हुई थी ये फरहान के साथ कि हम जब यहाँ से वापस जाएंगे तो न्यूजीलैंड ने हमारे पास 5 मैचेस की सीरीज़ खेलने आनी थी, तो उनको मैं ओपनर खिलाना चाहता था। लेकिन क्योंकि उस सीरीज़ में बाबर भी मौजूद थे, रिजवान भी मौजूद थे, साइम को भी हम ओपनर खिलाना चाहते थे, तो ओपनिंग के ऊपर इनको जगह नहीं मिली। बट आई एम हैप्पी कि उन्होंने बाद में जब ओपनर खेला तो उन्होंने अपनी कामयाबी जो है अपनी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस को रेप्लिकेट किया। लेकिन जो रिजवान है, रिजवान के साथ सिर्फ मैंने ये बात की थी, मुझे नहीं पता कि उन 5 मैचेस के बाद किसी और ने ये बात करने की कोशिश की है या नहीं। उनको बिल्कुल निकाल देना भी जाती है रिजवान को। हाँ, उनके साथ बात करके उनके स्ट्राइक रेट की बेहतरी लाने के लिए अगर वो एज ओपनर खेलते हैं तो उनके स्ट्राइक रेट हमें 150 वाला चाहिए, 125-30 वाला नहीं चाहिए। और अगर वो नीचे एडजस्ट कर जाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये बाद वाली जो मैनेजमेंट है ये उनका काम था। अभी इसने बिल्कुल हफीज़ ने बिल्कुल क्लियर प्लान दे दिया कि हम इस तरह जाएंगे और आप इसी तरह ही चीज़ों को ट्राई एंड टेस्टेड करते हैं और इसी तरह ही आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ज़हन बनाते हैं और उसके बाद जाते हैं। अगर आपने इवॉल्व कर सिर्फ कहा नहीं क्या, उसकी प्रैक्टिस करवाना शुरू अच्छा चलें, ये अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो है वो चीज़ें आगे नहीं जा सकी और उसके बाद ये बात तो दोनों ओपनर्स की हो गई। और एक सवाल था मेरे जहन में, मैंने पूछा जो नंबर्स का इन्होंने जिक्र किया कि एक सर्टन स्ट्राइक रेट एज अ टीम हासिल करने के लिए आपने रोल डेफिनेशन दिया को, इसमें कुछ प्लेयर्स गायब भी हो गए। हाई रिस्क क्रिकेट खेलने वाले, आसिफ अली का कुछ नहीं पता, इफ्तिखार अहमद का कुछ नहीं पता, दे जस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द रेडार। देखिए वही बात है, क्योंकि हम बार बार जो हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं ना, वो उसी चीज़ के सामने आती है। जब आपका एक कोच या एक कैप्टन किसी एक प्लेयर को कहता है कि भाई तुम इस तरीके की क्रिकेट खेलो और हम तुम्हें बैक करेंगे, और इस मैनेजमेंट के ऊपर भी जो मेरा एटलीस्ट जो मेरा पर्सनल क्रिटिसिज्म जब शुरू हुआ वो जब मोहम्मद हारिस की सिचुएशन हुई कि पहले उनको हमने इतनी तारीफ़ें की उनकी कि जी वो तो हम उनको वन डाउन भेज दें तब भी वो ऐसे खेलते हैं, जब हम उनको छठे पे भेज दें तब भी वो ऐसे खेलते हैं, वो टीम के लिए सेल्फलेस हैं। और उसके बाद अगला 2 मैच बाद आपको पता चलता है जी मोहम्मद हारिस टीम से बाहर हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी नहीं है जी। तो ये जब आप करते हैं तो ये प्लेयर के लिए, ना सिर्फ उस प्लेयर के लिए डेंट बनता है कॉन्फिडेंस को, बल्कि जो बाकी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं वो भी फिर सोचना शुरू कर देते हैं हम किस तरह की क्रिकेट खेलें। इसमें खुशदिल शाह की भी बात आ जाएगी, इसमें आसिफ अली की भी बात आ जाएगी, हसन नवाज की भी बात आ जाएगी, जिन्होंने भी अपने आप को एडजस्ट किया नीचे जाके। ठीक है, बाद में जो भी सिचुएशन हुई तो आप फिर अगेन बात वहीं पर आ जाएगी जो हफीज़ भाई ने कुछ दिन पहले की थी कि जब तक आप एवरेजेस के ऊपर और मैक्सिमम नंबर्स के ऊपर लोगों की सिलेक्शन करेंगे तब तक हम फंस जाएंगे। आपने सिलेक्शन करनी है इम्पैक्ट के ऊपर और स्ट्राइक रेट विद द नंबर, कि आप 5वें नंबर पे आपको 160 का स्ट्राइक रेट चाहिए, तो कौन सा प्लेयर है जो 160 का स्ट्राइक रेट से या 140 पे खेलता है, 5वें नंबर पे वो खेलता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर उसमें चाहे आप ऐसा कंपटीशन कराएं जिसमें टीमें कम कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली जब टीमें बहुत ज़्यादा होंगी किसी भी डोमेस्टिक कंपटीशन में तो अच्छे प्लेयर्स ऑटोमेटिकली ऊपर के 3-4 नंबरों पे खेलना शुरू कर देंगे। लेकिन आप चाहे 4 टीमें 5 टीमें बना के उनको उस नंबर पे उन प्लेयर्स को खिलाएं जिनको आपने आगे यूज़ करना है, वहाँ से फिर आप अपने प्लेयर्स की सिलेक्शन शुरू करें। हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम ओपनर्स, हमने इस वर्ल्ड कप में भी 5 ओपनर सेलेक्ट कर लिए थे और पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी 4 से 5 ओपनर सेलेक्ट किए। उसकी वजह से फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद और हम बहुत चेंज, आप इसी वर्ल्ड कप में देख लें कि हमने कितनी चेंजेस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं अपने मिडल ऑर्डर में, कितने लोग नंबर 4 खेल चुके हैं। तो ये बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की बात। आपसे बात करता हूँ उमर, ये बात हुई बैटर्स की, आप आई एम श्योर आपका कोई ओपिनियन होगा। मैं बॉलर्स की बात कर लेता हूँ कि हमने देखा कि हम शाहीन, नसीम, हारिस इन्हीं पे रखते हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स। हारिस टेस्ट मैच नहीं कराते इतने, लेकिन ये कुछ बॉलर्स हैं उन्हीं पे रहते हैं। हालांकि आपको अगर T20 फोकस बात करूं तो बड़ी खेप मिलती है पाकिस्तान सुपर लीग से भी। आप रेड बॉल में मोहम्मद अली को ले सकते हैं, खुर्रम शहजाद को ले सकते हैं, T20 में आप अब्बास आफरीदी है, वसीम जूनियर हैं, वो आते हैं कभी कभार सीरीज़ में बगैर मैच खेले बाहर हो जाते हैं। एज यू बीइंग अ बॉलिंग कोच और बॉलर योरसेल्फ इन द लेटर ईयर्स, ये फॉर्मेट आपको सही लगता है? आपको लगता है कि फॉर्मेट रिलेटेड बॉलर्स ला सकता है पाकिस्तान और उन पर फोकस करें? देखिए आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन अगेन वही बात है कि आप उनको अपॉर्चुनिटी किस तरह दे रहे हो, उनको आप बैकअप किस तरह तैयार करते हो।
आप ये सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये इंडिया की मैं मिसाल देता हूँ। ये अभी जब साल पहले गए थे जिम्बाब्वे जब गए थे तो अपनी कौन सी टीम को भेजे थे? पाकिस्तान नहीं, इंडिया। इतनी फर्स्ट साइड नहीं थी, वो लेफ्ट हैंड जो इनके शिखर धवन कप्तान थे। या इवन चले लेट्स सपोज अगर ये ऑस्ट्रेलिया भी जाती या इंग्लैंड भी जाते तो बाय द सेम टाइम इनकी जो ए टीम है जो भी है वो वहाँ पे टूर करती है, क्योंकि वहाँ पे आप बैकअप को तैयार करते हो, आप वहाँ पे ट्राई आउट करते हो। तो हमारा ये है कि हम जब हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, हमारी जो 3-4 नाम आपने लिए, लेट्स सपोज अगर उसमें कोई इंजर्ड हो जाता है या परफॉर्म नहीं करते तो आपको याद है कि हाँ पीछे कोई है, तो आप सडनली उसको बुला लेते हो। मेरे ख्याल से आप बैकअप को इस तरह नहीं तैयार कर सकते, आपने पूरे उनको अपॉर्चुनिटी देने, उनको पूरा मौका देना है। जिस तरह कल परसों भी सैकी भाई वो बात कर रहे थे शेरवान की और मगिल की, तो वो एक साथ भी दोनों खेले 30-40 टेस्ट खेले हुए, लेकिन उनको पता था कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कौन है और सेकंड पे कौन है। तो साथ में मैगिल भी रेडी होता है, शेरवान तो वैसे भी वो उसको रेस्ट भी मिल रहा था, ग्लेन मैग्रा इस तरह था, उनके साथ दूसरे जो फास्ट बॉलर थे वो डेवलप भी हो रहे थे, बाय द सेम टाइम उनका जो प्रीमियर बॉलर था वो उसको रेस्ट भी वो कर रहे थे। तो आई थिंक आपका जो तरीका है प्लेयर प्रोडक्शन का या प्लेयर डेवलपमेंट का ये सही नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से सबसे जो आपके जो सेलेक्टर्स है उनके और जो नीचे जो कोचेज़ है ये आपस में एक पेज पे नहीं होते, या मेरे आई डोंट थिंक सो कि वो सिलेक्शन में भी किसी से पूछते हैं। क्योंकि हमारे साथ हुआ है कि जब हमने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद आए हमने रिपोर्ट सेंड किए बॉलर्स का, मैंने एज बॉलिंग कोच मैंने रिपोर्ट सेंड किए कि ये यार ये आपका रिपोर्ट है, सब मैंने वो हाफिज़ को फॉरवर्ड कर दिया, हाफिज़ ने जाके जो भी जो कंसर्न बंदे हैं उनको फॉरवर्ड किया। उस रिपोर्ट का हमें 2-2.5 साल हो गए, अभी तक उसके कोई रिप्लाई नहीं है। तो इट्स मीन कि आपके जो प्रिपरेशन है या प्लेयर डेवलपमेंट का तरीका है वो नहीं है, आपने अलाइन होना है नीचे तक कोचेस के साथ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप एक सिस्टमेटिक तरीका होगा उससे रोए। मैंने सिर्फ ये जानना चाह रहा था, फॉर एग्जांपल सिराज को इंडिया नहीं T20 में इतना बुलाता, वो टेस्ट में ही करते हैं, वो खुद हैरान हो गए थे जब उनकी कॉल आ पाया। क्या पाकिस्तान भी ऐसे फॉर्मेट रिलेटेड बॉलर्स तैयार कर सकता है कि जब टेस्ट मैच है तो आपको पता होगा जी खुर्रम शहजाद करेगा, मोहम्मद अली करेगा, XYZ करेगा, T20 में आपका हारिस रऊफ होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट ये पॉसिबल है। आई थिंक देखिए सिराज को बुलाया तो वो किस वजह से बुलाया, लॉन्गर फॉर्मेट वो खेल रहे हैं, लॉन्गर फॉर्मेट उसको पता है कि ये कंसिस्टेंट है, ये डिसिप्लिन है, तो ये कर सकता है। ऐसे हमारे भी है, ठीक। खुर्रम शहजाद की बात कर लें, जब PSL में वो खेल सकता है स्ट्राइक एज अ स्ट्राइक बॉलर खेल सकता है, पाकिस्तान टीम के लिए क्यों नहीं खेल सकता? ऐसे मोहम्मद अली का नाम आपने लिया, और भी ऐसे हैं। लेकिन अगेन आपने जब तक आपके वो जो लॉन्गर फॉर्मेट के जो खेलने वाले हैं जो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा एक्यूरेट से बनिस्बत T20 के जो प्लेयर, हाँ वो स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन आप इसको रिप्लेस कर सकते हो जो आपके लॉन्गर फॉर्मेट के थे या रेड बॉल खेलने वाले। आप हेड कोच थे, आप मेंटोर भी बने थे, आपने कोई ऐसी पॉलिसीज अपने पास से कोई शेयर की थी, कोई ऐसा फॉर्मूला कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कोई ऐसी तब्दीलियां लाई जा सकें जिससे ये जो बात कर रहे हैं वो एक और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो सके, चाहे वो बॉलर्स का हो या चाहे वो बैटर्स का हो? देखिए अभी जो मुझे स्टेंट मिला एज ए मेंटोर वो डिफरेंट रोल था। हमें इन्होंने ऑलरेडी प्लेयर्स दे दिए थे निकाल के कि ये आपके पास 25 प्लेयर्स हैं, ये वाले अंडर 19 की एक टीम है, वुमेन की एक टीम है, और हर किसी को ये दे दिया और आपने इनको डेवलप करना है। अब आप अपने अंदाज से डेवलप करें। डेवलपमेंट फेज़ ही नहीं आ पाया, हम लोग सिर्फ परफॉर्मेंस फेज़ में लगे रहे और उसके बाद ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। जब मैं NHPC का हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो हेड बना प्लेयर डेवलपमेंट का, तो वहाँ पे हमने कुछ ऐसे वो मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए, बेंचमार्क्स बनाए कि भाई ये बेंचमार्क्स हैं, दुनिया इस वक्त टॉप ऑर्डर पे क्या स्ट्राइक रेट है, क्या इकॉनमी है, किस तरह की फिटनेस है, प्लेयर्स प्रोफाइल बनाई जिसमें सारे उनके बेंचमार्क्स रख दिए गए, और फिर हमने क्राइटेरिया भी रख दिया गया, और फिर अपॉर्चुनिटी किसको कैसे देनी वो भी रख दिया गया, उसका अपॉर्चुनिटी क्राइटेरिया भी बना दिया गया, फिर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया, और फिर कम्युनिकेशन चैनल बना दिया कि टॉप से बॉटम वाले सारे अलाइन हो जाएं, और उनको बताया गया कि दैट्स द नेशनल फ्रेमवर्क एंड दिस इज द वे वी नीड टू एक्चुअली डेवलप द प्लेयर। बड़ा इशू ये है कि जब तक वो चीज़ के रिवॉर्ड्स आप रीफ करें आप नहीं रहे, खत्म हो गया, किसी और ने आके प्लग खींच दिया। बस वो यही था, ऐसा था कि एक ख्वाब था, ठीक, और जनाब सुबह सिर पहनना जो फंसे। ओके। अभी देखिए रिसेंट पास में जो सबसे बेहतर चीज़ हुई पाकिस्तान क्रिकेट में वो ये प्रोजेक्ट था कि मेंटोर्स के साथ एक डेवलपमेंट के ऊपर काम करने के लिए इनको लाया गया। जी 6 माह बाद खत्म। हाँ, वो टूर्नामेंट भी खत्म हो गया। तो ये इस तरह की चीजें जब तक कंटिन्यू नहीं की जाएंगी आप रिजल्ट नहीं ले सकते। अगर टाइम है तो मैं गुल की एक ब्रेक के बाद ठीक एक ब्रेक लेते हैं और फिर हम रैप अप करेंगे फाइनल सेगमेंट में। एक तो आखिरी मैच जो कि राउंड का, और एक और बात भी करना चाहूँगा बड़ी तेज़ी से कि 20 टीमें खेली थी, 12 निकल गई।
इतनी सारी टीमों के साथ कैसा लगा ये टूर्नामेंट अभी तक, और सुपर 8 का तो फिर इंतजार है ही। देखते रहिए गेम ऑन है ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप बैंड। वेलकम बैक टू गेम ऑन है, और अब हम इस फाइनल सेगमेंट में आते हैं जहाँ पे बातचीत करेंगे वर्ल्ड कप के साथ भी, और हमारी इधर उधर बात चल रही थी पाकिस्तान क्रिकेट को भी लेके, क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं हमारी पाकिस्तान से और बाकी 7 टीमों से। सुपर 8 में तगड़े मुकाबले होंगे क्योंकि अब ये टॉप 8 टीम्स आ गई हैं और जिम्बाब्वे ने सब कुछ सरप्राइज़ किया है। लेकिन ओवरऑल आप देखें 20 टीमें शामिल की गई, शायद ये अच्छा फैसला था। 50 ओवर वर्जन में थोड़ा सा ड्रैग फील होता था जब एसोसिएट्स खेलते थे, लेकिन इस फॉर्मेट में इक्वल चांस मिलता है एसोसिएट्स को भी और फुल मेंबर टीम्स को भी कि वो आके पूरा मुकाबला करें। इसका एग्जांपल नेपाल और इंग्लैंड का मैच है, सिर्फ 4 रन से इंग्लैंड जीता, लेकिन कोई भी एसोसिएट टीम, अंडरडॉग टीम फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं कर सकी। वो जो सरप्राइज होता कि पहुंच गए वो दिखा नहीं इस बार। शायद मे बी एक्सपेक्टेशन स्कॉटलैंड या नीदरलैंड से ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा खेले हुए हैं, यूएई में भी। आई थिंक वो कोई इतना बड़ा एलिमेंट नहीं है। असल चीज़ ये है कि जो मैचेस हों वो देखने का मज़ा है, और इस दफ़ा हार्डली कोई 2-4 मैच ऐसे होंगे जहाँ पर आपको बहुत बड़ा मिसमैच नज़र आया होगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा कम्पीट किया, और आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू वांट। जितने भी एसोसिएट, जैसे आपने नेपाल की बात की, बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस नज़र आई। बीच में इटली ने एक आध मैच इस तरह का अच्छा, यूएसए ने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा पुश किया। तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ऐसे मुल्कों से जब इस तरह की परफॉर्मेंसेज वर्ल्ड स्टेज पे होती हैं तो उधर जो लोकल टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, और वो एक्चुअल इसका जो मोटिवेशन थी आईसीसी की कि आप डिफरेंट मुल्कों में क्रिकेट को जो है वो पॉपुलर करें, क्योंकि क्रिकेट अब कम्पीट कर रहा है फुटबॉल से, हॉकी से, जो शॉर्टर वर्जन है और लोग उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो फॉर क्रिकेट टू सर्वाइव उसको एक छोटा वर्जन चाहिए था, और ना सिर्फ वही 8-10 टीमों मुल्कों में उसका होना ज़रूरी था, ये फैलना ज़रूरी है कि आपके 30 से 50 मुल्क ऐसे हों जो इस स्पोर्ट को खेल रहे हो, ताकि ये स्पोर्ट कम्पीट कर सके बाकी स्पोर्ट से। तो आई थिंक मैं तो समझती हूँ कि ये बड़ा अच्छा फैसला है, ख़ास तौर पर T20 फॉर्मेट में। एक चीज़ का अफसोस ये होता है कि जैसे ये एसोसिएट टीम्स हैं, जैसे अब आप बात करें, आज मैच खेला इटली ने, अब उनके पास कोई क्रिकेट नहीं है। इनके कुछ प्लेयर्स हैं, मैनेंटी हैं जो कि बिग बैश खेलते हैं, अभी थे बाबर की टीम जो थी सिक्सर्स शायद उसमें खेले थे, क्रिश्चियन अलुगामगे वो भी खेलते हैं लीग्स, लेकिन वो इंडिविजुअल तौर पे इनको कोई भी लीग पिक कर लेगी ऑन देयर पर्टिकुलर टैलेंट, बट एज अ टीम दे विल बी डिस्पर्स्ड। ये एग्जाम्पल अभी एक डिस्कशन चल रहा था, मैं सुबह डिस्कस करना चाह रहा था कि ब्रिटिश मीडिया इस चीज़ को ज़रा सा पुश कर रहा है कि इंग्लैंड इसका बेड़ा उठाए। जिस तरह एशिया कप होता है, ACC क्यों ना एक यूरो कप हो जिसको इंग्लैंड लीड करे, उसमें स्कॉटलैंड आ जाए, नीदरलैंड्स आ जाए, इटली आ जाए, वो टीमें आ जाए, चाहे इनको और मौका मिले बड़ी टीम के साथ खेलने का, और ऐसा कुछ होता है। आई थिंक इट विल बी ग्रेट। ये बहुत शानदार सोच है जिसने भी आइडिया फ्लोट किया। आई थिंक इट्स अ वे टू मूव फॉरवर्ड इन यूरोप। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस वर्ल्ड कप की बात करें, जो सना ने बात की, मैं भी समझता हूँ कि ये पहले इनिशियली मुझे लगा कि शायद ये मिस मैच वाले मैच आए, लेकिन जिस तरह का कंपटीशन हमने देखा इस पूरे टूर्नामेंट में, वो इस खेल को ग्लोबल बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। अभी ये कंप्लीट टीम नहीं है, इट विल टेक टाइम। इन टीम्स को मज़ीद हो सकता है 6 से 8 साल लग जाए अपने आप को उस जगह पे लाने के लिए जहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो के हाँ किसी भी टीम की आंखों में आंखें डाल के मैच खेल सकें। अभी अगर मैं ओवरऑल देखूँ, मुझे नेपाल, इटली, नीदरलैंड्स और यूएसए इन्होंने इंप्रेस किया। ओमान, यूएई मुझे नहीं समझ आया, मुझे लगता है उनकी डेवलपमेंट में बहुत कमियां नज़र आई हमें। जो स्कॉटलैंड है और आयरलैंड है, वो मुझे लगता है कि 2 ऐसी नेशंस हैं जो बड़ी देर से क्रिकेट खेल रही है। आयरलैंड तो टेस्ट स्टेटस भी ले चुके हैं। आई थिंक एक बिग क्वेश्चन मार्क है उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर, उनके बोर्ड्स की मैनेजमेंट के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इसी तरह नमीबिया और कनाडा। इस पे आप कह रहे हैं कि बोर्ड पे क्वेश्चन मार्क है। मैं एक सवाल ऐसी करता हूँ कि आईसीसी एसोसिएट्स को पैसा देता है क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए, कंपेयर टू दैट फीफा डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है और पाथवे भी देता है कि आप लीग कराएं, डिफरेंट चीज़ें करें। ये रोल आईसीसी का होना चाहिए कि सिर्फ पैसे दे के, अब आप देखें यूएस पे सैंक्शन लग चुका है, जिम्बाब्वे पे एक टाइम पे सैंक्शन लगा कि वो पैसे का इस्तेमाल सही हो नहीं रहा, ग्रोथ नहीं दिख रही, तो क्यों ना आईसीसी इसको थोड़ा एक स्टेप आगे लेके जाए और आपको रोड मैप भी दे। यही बात तो मैंने 3 मरतबा तो इस प्रोग्राम में ड्यूरिंग द शोज बात की है कि आईसीसी को सिर्फ इनको मैचेस नहीं खिलाने, इन लोगों के पाथवेज, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर नज़र रखनी है। और अगर इनकी, क्योंकि ये जितनी टीम्स है, आप कभी इनके अंदर चले जाएं, इनके आप विजिट करें, उनके प्लेयर से पूछें, सब बंदे पॉलिटिक्स की जो है वो रोना रोएंगे। सब लोग कहीं ना कहीं जा कहेंगे कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें राइटली प्रोफेशनल वे में ट्रीट नहीं करती। तो ये वो सिनेरियो है कि इन टीमों को सिर्फ वर्ल्ड कप खिलाना काम आईसीसी का नहीं होना चाहिए, या पैसे दे के चुप करके घर बैठने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आप मॉनिटर ना करें कि क्या वो पैसा जिन लोगों को डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है वो उस पर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, प्लेयर्स को प्रोफेशनली लुक आफ्टर की जा रही है या नहीं की जा रही, इन प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साल के मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ताकि वो प्रोफेशनली
एक माइंडसेट के साथ पूरा साल मेहनत करें। तो इनमें से बहुत सी ऐसी टीमें हैं जिनके ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ना इनकी डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा होगा, लेकिन बोर्ड सिर्फ इसकी इनको खिला के इनकी आईसीसी रिप्रेजेंटेशन की जो फी है वो तो ले रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे। तो ये मुझे लगता है कि आईसीसी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड करूं, क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी काम किया है। जो वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन की हमने एक रिपोर्ट शाया की थी और उसमें हमने बहुत प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ भी किए थे। वुमेंस क्रिकेट में तो अब एक इस तरह की एक नई टूर्नामेंट आ रहा है यूरोप में, जो एसोसिएट टीम्स का एक टूर्नामेंट इन्होंने डाल दिया है। मेंस क्रिकेट के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, कैलेंडर में टाइम नहीं है, और कैलेंडर का जो टाइम बन रहा है, लीग्स क्योंकि इतनी ज़्यादा है, इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ज़्यादा है, जो बड़ी टीम के प्लेयर्स हैं वो बायलैटरल में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। जब आप एसोसिएट नेशन के प्लेयर्स से बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खेलना चाहते हैं बड़ी टीम के प्लेयर्स से, पर बड़ी टीम्स अब ज़्यादा फोकस करती हैं कि आप हमें बड़े टूर्नामेंट्स खिलाएं और हमें लीग्स खेलने दें। लेकिन वो इसलिए भी नहीं जाते हैं क्योंकि अगर आप इटली में इंडिया या पाकिस्तान जाएगा, उनका वो पैसा नहीं है। वो अब देखें हर चीज़ रिलेटेड, ब्रॉडकास्ट है, स्पॉन्सरशिप्स है, वो नहीं जनरेट कर पाएंगे, जिसका बेड़ा किसी को उठाना पड़ेगा। विच इज़ वाई यू डोंट सी एसोसिएट टीम्स हैविंग बायलैटरल सीरीज विद फुल मेंबर्स। पर जो आप ट्राई सीरीज की बात कर रहे थे, उसका जो मेंस टीम क्रिकेट कैलेंडर है उसमें अभी भी उतनी ज़्यादा स्पेस बाकी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत भरा हुआ है। तो उसके लिए जो सोल्यूशन निकला, जो आई थिंक कोई मोर देन हमने 60 इंटरव्यूज़ किए, उसका सोल्यूशन ये निकला कि आपने उसके अंदर विंडोज़ बनानी है। इंटरनेशनल क्रिकेट की विंडो अलग करें, डोमेस्टिक क्रिकेट की विंडो अलग करें, लीग क्रिकेट की विंडो अलग करें, और उसके हिसाब से आप जो है वो क्रिकेट फिर खिलानी शुरू करें ग्लोबली। मैंने वो जो उस दिन बात की थी, वो एक फॉर्मूला किया जा सकता है कि जब आप बायलैटरल सीरीज खेलने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, तो आप जिम्बाब्वे होते हुए जाएं, या अगर आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं तो आप यूएई होते हुए जाएं, सिमिलरली आप यूएसए होते हुए जाएं अगर आप वेस्ट इंडीज में फुल सीरीज खेल रहे हैं। ये टैग अलोंग सीरीज जो हो, जिसमें आपके एसोसिएट या जो फेयरली न्यू है फुल मेंबर में, उनको वो मिल जाए, उसे एक ही टूर में, एक ही ट्रिप में। हमने ऐसा किया हुआ है। हम लोग जब जिम्बाब्वे को मिला, हम लोग साउथ अफ्रीका जाते थे, जिम्बाब्वे होके जाते थे, हमेशा उनका साथ में होता था। इसी तरह जब इंग्लैंड जाते थे 96 वर्ल्ड कप के बाद हमारा हॉलैंड का टूर हुआ था। हमने हॉलैंड में खेले, 3 वनडे मैच खेले, और फिर हम लोग इंग्लैंड चले गए। फिर हम लोग इंग्लैंड जब जाते थे तो हम लोग आयरलैंड के साथ खेलते थे। हमने इस तरह किया हुआ है ये सारी चीज़ें। बट आई थिंक ये सारी चीज़ें रियलिस्टिकली आइडियल वर्ल्ड में तो ये जो हफीज़ ने जितनी बातें की होना ऐसे ही चाहिए। बट मेरा ख्याल है आईसीसी ये भी सोच रहा है कि अगर हम लोग इस तरह के काम करना शुरू कर देंगे तो सारे एसोसिएट मेंबर्स हमारी गोद में आगे बैठ जाएंगे, ये हमारे काम आप ही करो बस। वो इसीलिए वो इन चीज़ों में जाना ही नहीं चाहते। फिर अगर वो आएंगे तो फिर उनके अंदर जो इंटरनल जो इश्यूज़ हैं उनको भी सॉर्ट आउट करना पड़ जाएगा। तो वो इंटरनल इश्यूज़ जो हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे किसी किस्म के भी हैं, वो इसमें घुसना नहीं चाहते। ठीक है। वो इसलिए कहते हैं ये पैसा है, ये जो पैसा दे रहे हैं उसके साथ टैगिंग कर दें कि आप डेवलपमेंट के ये काम करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिकली करेंगे। वो तो अभी भी है। अगर आपको पैसा मिल रहा है और आपके कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही, तो फिर वो एक सर्टेन क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। मेरा पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुआ था, जी सॉरी, हफीज बीच में जंप इन कर गया कि अगर इनको पैसा दिया है, इनको खुद सोचना चाहिए कि यार इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। इनकी कोई टीम जब उभर के आएगी तो इनका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अगर वो एडमिन वाले हैं, जो क्रिकेट को डेवलप करने वाले लोग, जो पीछे थिंक टैंक बैठे हुए हैं, उनका बड़ा नाम होगा। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि अगर वो काम को सही तरीके से करें, जाएं दूसरे बोर्ड्स की तरफ जाएं, जाके स्टडी करें, बैठें, अपने लोगों को भेजें कि गेम डेवलपमेंट कैसे होती है, प्ले डेवलपमेंट कैसे होती है, किस तरह एफटीपी को आप प्लान करते हो, किस तरीके से आप अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करते हो। बुलाएं उनको, लेके आए, कंसल्टेंट लेके आए, आपके पास पैसा अगर दे रहे हैं, इनफ पैसा दे, आइडियली ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो आप ये खुद अपना काम करें, आप किसी के ऊपर एनएसआर नहीं कर सकते। मेरा भी पहले ये सोच थी, मौकफ था, बट मेरा ख्याल है आईसीसी हर किसी को अपनी लैब पे नहीं उठाए। ठीक है, आखिर में उमर गुल आपके साथ मैं रैप अप करूंगा। ऑस्ट्रेलिया और ओमान का मैच है, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम जो चली गई इस टूर्नामेंट में, बहुत हल्की नज़र आई। और ये जिक्र हफीज़ ने किया कि थोड़ा सा लग रहा था कि नॉन सीरियस एटीट्यूड भी लग रहा था, लेकिन आज बड़ा एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अगर ये 50 ओवर वर्ल्ड कप होता तो फिर हम देखते कि कितना इजी ले रहे होते, उनका फिर वो तगड़ी स्क्वाड ही दिखने वाला था। शायद इस फॉर्मेट को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, बट वी सीन दैट 50 ओवर वर्जन इज़ ऑफ कोर्स समथिंग विच एवरीवन वांट्स टू ग्रैब एज अ टाइटल। बट यस, सरप्राइजिंग, शॉकिंग रहा है कि एग्जिट जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रीमेच्योर, वो ऐसी चीज़ है जो 20 साल में नहीं देखी गई। नहीं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम से अब
अब जिस तरह हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से होके गई, यहाँ से सीरीज़ 3-0 हार के गए हैं। इस तरह पास में भी इस तरह हुए कि T20 वर्ल्ड कप जो आई थिंक ये 2009 में पहले इस तरह हुए थे फर्स्ट राउंड में बाहर, उसके जो बाद जो क्या हुआ? जो दुबई में ये ऑस्ट्रेलिया जीता था, उससे पहले भी सीरीज़ किसी टीम से हार के गए थे, लेकिन उनका जो एटीट्यूड था वो तो हमेशा से ही है, वो डजेंट मैटर के पीछे क्या हुआ है, वो जब ICC इवेंट होता है तो बड़ा ज़बरदस्त उस खेलते और वहाँ से वो चैम्पियन भी बने थे। मेरा ख्याल से जो हमने सिर्फ एक चीज़ जो मैंने नोट किया, मे बी हफीज़ के भी सही है, एटीट्यूड उनका उस तरह नहीं था, लेकिन जो मुझे लगा प्लेयर्स थोड़े से लेथार्जिक लगे, थोड़ी सी उनकी बॉडी टायर्ड लगी है क्योंकि लंबा सीज़न एशेस खेल के आए, फिर उनका जो बिग बैश था वहाँ वो भी 2-2.5 महीने का वो था, वो खेल के आ रहे थे। और इनके प्लेयर ऐसे नहीं होते, इनकी जो कमिटमेंट होती है नेशनल टीम के साथ तो होती है, हम बार बार मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, अपने स्टेट की टीम को भी पूरा उतना ही मौका देते हैं और उतने कमिटमेंट उनकी वहाँ पे भी। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि वो थोड़े से टायर्ड थे और प्लस वो इंजरीज प्रॉब्लम, ऑब्वियसली आपकी जब मेन प्लेयर्स आपके बाहर हो जाते हैं लास्ट टाइम पे तो आपके परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। ठीक, आप चारों के लिए खुशखबरी ये है कि अब 3 मैचों का सिलसिला आज से ख़त्म हुआ और अब जो है कल एक मैच होगा और ये 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम खेला जाएगा, तो हम आपसे शाम को मुलाकात करेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि परसों सुपर 8 का पहला मैच है, आप अपने अपने पाकिस्तान के 11 लेकर आइएगा, हम सारे देखने वालों को भी दिखाएंगे कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इनके हिसाब से, हाँ लकी कमेटी के अलावा होनी चाहिए, तो आपने 11 देने अपने और फिर हमें देखेंगे कि हफीज़, सकलैन, सना और उमर अपना 11 क्या दिखाते हैं, बेशक वहाँ टीम कोई और कुछ भी खिलाए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और कल शाम आपसे मुलाकात होगी राउंड के आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया और ओमान के गेम के साथ। अंटिल देन यू टेक केयर योरसेल्व्स, अच्छी सी सैरी खाइए और एंजॉय कीजिए अपना दिन, देखते रहिए गेम ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैप में।